हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। इस वीडियो में मैं आपको बेटे एक और चैप्टर का रिवीजन करवाने वाला हूँ और ये चैप्टर आपके सीए इंटर ग्रुप 1 के सिलेबस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर का नाम है जी इंश्योरेंस क्लेम्स। और सारे बच्चे जानते हैं कि इस चैप्टर के दो हिस्से थे। पहला यूनिट ये तो था लॉस ऑफ स्टॉक का और इसका एक दूसरा यूनिट था और ये था लॉस ऑफ प्रॉफिट्स का। दोनों की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग अलग है, दोनों के रूल्स बिल्कुल अलग अलग हैं। पहले हमने क्लास में लॉस ऑफ स्टॉक को डिस्कस किया था, इसके ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। फिर हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस किया था, फिर इसके ढेरों क्वेश्चन किए थे। और फिर लेक्चर में लास्ट में जाके हमने कुछ मास्टर प्रॉब्लम्स किए थे जिसमें कि हाइब्रिड क्वेश्चंस थे। एक ही क्वेश्चन के अंदर स्टॉक, एक ही क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट, दोनों एक ही क्वेश्चन में इकट्ठे हुए थे। और वही जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन आपने, वही मैं आपको कहता हूँ कि ये मेन क्वेश्चंस हैं। जब हम स्टॉक को अकेला पढ़ते हैं या हम प्रॉफिट को अकेला पढ़ते हैं तो फॉर्मेट बेस्ड है। बच्चे कह रहे हैं जी इंश्योरेंस क्लेम का रिवीजन करा दो, मैं करा देता हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगा। कॉन्सेप्ट तो कर चुके, मैं तो आपको क्लास में रिवीजन करवा रहा हूँ। मेरी स्पीड कम लगे बढ़ा लेना, स्पीड ठीक लगे तो बहुत बढ़िया। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को टच करके निकल जाऊँगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। मैं पढ़ा नहीं रहा, क्या क्या पढ़ाया था, जो पढ़ाया था वो रिवाइज करा देता हूँ, है ना, कि क्या क्या पढ़ के निकले हम और कौन कौन से क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने। तो बेटे मैंने सबसे पहले यूनिट 1 स्टार्ट किया था और ये था क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। और हमारी क्लास में बात कहाँ से शुरू हुई थी कि अगर किसी फैक्ट्री के गोडाउन में या किसी शोरूम में, किसी दुकान में स्टॉक पड़ा है और आग लग जाती है, स्टॉक डैमेज हो जाता है, लेकिन हमने उस स्टॉक का फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदा हुआ था। भाई हमारी दुकान में, हमारे गोडाउन में, हमारी फैक्ट्री में हमारे पास स्टॉक तो हर दुकानदार के पास होता है, हर फैक्ट्री ओनर के पास होता है। क्लोजिंग स्टॉक तो रखते ही हैं सब लोग। अगर आग लग जाती है और वो स्टॉक डैमेज हो जाता है और आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था तो आपको क्लेम मिलेगा उसका। उस क्लेम की अमाउंट निकालना इस चैप्टर में हमारा ऑब्जेक्टिव था। और हमने सीखा कुछ नहीं था कि अगर कोई स्टॉक किसी दुकान, फैक्ट्री या शोरूम में, दुकान, फैक्ट्री, शोरूम में आग लग जाती है, स्टॉक जल जाता है और उसका आपको नुकसान हो जाता है, आपने उसका इंश्योरेंस ले रखा था। अब जैसे कॉटन के व्यापारी हैं, कोई स्पिनिंग मिल है तो वहाँ पे धागा कॉटन सर हाईली रिस्क है। थोड़ा सा भी नुकसान, अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे चिंगारी भी उठी तो भी सारी कॉटन जल जाएगी। पेपर मिल्स हैं, पेपर का स्टॉक है, ये सारे रिस्की बिजनेस हैं। गारमेंट्स हैं, मतलब अगर मान लो ना, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में सेंसिटिव स्टॉक होता है और वहाँ पे आपको इंश्योरेंस मेंटेन करना ही पड़ता है। अब मान लो रिफाइनरी है जी, ऑयल है, अब तेल का काम करेंगे, आग से तो डरेंगे ही। खैर हम बिज़नेस की नेचर की बात नहीं की थी हमने तो बात की थी कि अगर स्टॉक जल गया, कोई आग वाग लग गई, स्टॉक जल गया, तो उसका क्लेम कैसे निकलेगा। और मैंने क्लास के पहले हिस्से में ही आपको बोल दिया था कि इस चैप्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है हम सीए है ही नहीं, हम तो सर्वेयर हैं। तो सीए बन के नहीं सोचना। मुझे कोई बच्चा ना बताए सर इनकम टैक्स में ये लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन ऐसे करा रहे हो, सर एएस में ये लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन ऐसे करा रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था अपनी सीए वाली आंखें बंद कर लो और आप सर्वेयर बनो, क्योंकि क्लेम पास करना सर्वेयर का काम है, क्लेम कैलकुलेट करना सर्वेयर का काम है। और सर्वेयर आपके जितना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसको नहीं पता सीए में एएस क्या कहते हैं और टैक्स क्या कहता है। उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल अलग हैं और हमने इस चैप्टर को बिल्कुल नए अंदाज में सीखा था। और इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हमने देखी जो सीए के रूल्स के साथ मैच नहीं करती थी और हमने बार बार एक ही बोला, हम तो सीए है ही नहीं, हम तो सर्वेयर हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से हमें बात पता लगी कि अच्छा क्लेम इस तरह से निकलता है। तो हमने सर्वेयर का माइंडसेट लेके चलना था इसके अंदर, यही बात हुई थी हमारी। तो मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी लॉस ऑफ स्टॉक से। तो मैं यूनिट 1 लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब आग लगी, स्टॉक जल गया, उसका क्लेम निकालना है, तो उसका प्रोसेस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, डिस्कस नहीं कर रहा, रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। देखो मैंने सबसे पहले क्लास में क्या बताया था बेटे आपको। मैंने क्लास में आपको सबसे पहले ये बताया था कि जिस दिन दुकान में, शोरूम में, फैक्ट्री में आग लगेगी, उस दिन आप पता करो कि क्लोजिंग स्टॉक
ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है। क्यों? क्योंकि क्लेम तो इसी के बेसिस पे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है। तो आपने मुझे जवाब दिया कि जिंदल सर जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का पड़ा था। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक तो 2 लाख का था, आपने इंश्योरेंस कितने का करवाया हुआ था? तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ इंश्योर्ड वैल्यू क्या है। तो बच्चों ने फटाक से बोला था कि सर इंश्योर्ड वैल्यू तो हमारी 5 लाख है। इसका मतलब ये कि आपने इंश्योरेंस करवा रखा है 5 लाख का, लेकिन आपका क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख का। इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इंश्योरेंस ज़्यादा करवाते हैं और आपका नुकसान कम हुआ है। तो सर्वेयर बोलेगा आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छा इंश्योरेंस मेंटेन करते हैं, मतलब ये जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है ये फुली इंश्योर्ड है। अब इसका मतलब ये नहीं था कि आपने 5 लाख का इंश्योरेंस कराया, 2 लाख का स्टॉक है तो आपको 5 लाख का क्लेम मिलेगा। एक्चुअल लॉस से ऊपर तो मिल ही नहीं सकता ना। आपका एक्चुअल नुकसान कितना है? 2 लाख रुपए। लेकिन वो भी होता नहीं। क्यों? जब आग लगती है और फायर डिपार्टमेंट वाले आते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, कुछ लोग मदद करते हैं, मिट्टी विट्टी डालते हैं, कुछ ना कुछ माल तो बच ही जाता है। हम उसको कहते हैं साल्वेज्ड गुड्स। क्या बोलते हैं? साल्वेज गुड्स। बोलते नहीं है, बोला करते थे हम साल्वेज गुड्स। मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ। हाँ, बोलते थे हम साल्वेज गुड्स। पता करो कितने रुपए का माल बच गया, तो पता लगा कि हमारे पास जो गुड्स बचे हैं वो बचे हैं 50,000 रुपये के। अब मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 2 लाख रुपए। माल कितना बचा लिया? 50,000 रुपये। डैमेज बताओ कितना हुआ? डैमेज हुआ जी 1.5 लाख रुपए का। तो मैंने आपको डैमेज गुड्स निकालने के लिए बोला था कि डैमेज गुड्स निकालो, कि 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, 50,000 रुपये का आपका साल्वेज है, तो आपका डैमेज हो गया 1.5 लाख रुपए। ये आपका आंसर आ गया जी। और इसका फुल क्लेम आपको मिलेगा। फुल क्लेम क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका इंश्योरेंस ज़्यादा है और आपका क्लोजिंग स्टॉक कम है। जब इंश्योरेंस आप ज़्यादा मेंटेन करते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, जितना नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो डैमेज गुड्स निकालो। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी? 2 लाख का माल था, 50,000 रख लो, आप जो बचा लिया वो आप रख लो, 1.5 लाख का जो डैमेज हो गया हमसे क्लेम ले लो। लेकिन फिर हमने इसका एक उल्टा केस बनाया था, और वो उल्टा केस क्या था कि अगर मेरे पास इंश्योर्ड वैल्यू 1.5 लाख रुपए है तो बाकी सारा एग्जाम्पल सेम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे सर्वेयर कहता है आपने इंश्योरेंस करवाया है 1.5 लाख का और आप क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं 2 लाख का। आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं, क्योंकि आप इंश्योरेंस का प्रीमियम कम करने के लिए कम इंश्योरेंस लेते हैं। आप किस्मत पे छोड़ रहे हैं कि देखी जाएगी जब आग लगेगी। 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेके रख लिया, स्टॉक आपका 2 लाख का है। इसका मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक पूरी तरह से इंश्योर्ड नहीं है। आपका क्लोजिंग स्टॉक इंश्योर्ड वैल्यू से ज़्यादा है। तो हमने क्लास में क्या पढ़ा था? इसमें क्लेम निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एवरेज क्लॉज। ये पूरा क्लेम नहीं मिलेगा अब आपको। अब आपका क्लेम डैमेज गुड्स के बराबर नहीं मिलेगा। आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप क्लेम निकालना चाहते हैं तो हमने एक फॉर्मूला लगाया था, इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू डैमेज्ड गुड्स। इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है इस एग्जांपल में? 1.5 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2 लाख रुपए। और डैमेज गुड्स कितने हैं? 1.5 लाख रुपए के। इंश्योर्ड वैल्यू भी 1.5 लाख है और डैमेज गुड्स भी आपके 1.5 लाख है। बाय चांस अमाउंट सेम हो गई। और बच्चों को मैंने इस फॉर्मूले का मतलब भी बताया था। मतलब क्या बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका 2 लाख का है, इंश्योर्ड वैल्यू अगर आपकी 1.5 लाख है, इसका मतलब आप 75% इंश्योरेंस पे काम करते हैं। अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक का 75% माल इंश्योर्ड है तो आपको डैमेज गुड्स का भी 75% ही मिलेगा। अगर आप फुल इंश्योरेंस मेंटेन करेंगे तो डैमेज गुड्स का फुल इंश्योरेंस आपको मिलेगा, और अगर आप पार्शियल इंश्योरेंस मेंटेन करेंगे तो आपको डैमेज गुड्स का पार्शियल क्लेम मिलेगा। तो अब आपका जो इंश्योर्ड वैल्यू है वो क्लोजिंग स्टॉक का 75% है। 1.5 लाख बड़ा 2 लाख का मतलब क्या है? आप 75% इंश्योरेंस पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपको डैमेज गुड्स का भी 75% ही मिलेगा। उसका रीज़न भी समझाया था, साल्वेज गुड्स। ये जो 50,000 का साल्वेज है ना, ये जो 50,000 रुपये का साल्वेज है, इस साल्वेज का एडवांटेज
फिर प्रोपोर्शनेटली बांटा जाता है। नहीं समझे मेरी बात? इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है अगर 2 लाख के क्लोजिंग में से आप 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मेंटेन करेंगे, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि 1.5 लाख का माल तो हमारा है क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया है, लेकिन 50,000 रुपये का माल आपके रिस्क पे भी पड़ा है। तो वो जो 50,000 रुपये का रिस्क है जो आप उठा रहे हैं लेस इंश्योरेंस की वजह से, उसकी वजह से आपको क्लेम कम मिलेगा। फिर जब क्लोजिंग स्टॉक आपका 2 हिस्सों में बढ़ गया, जब क्लोजिंग स्टॉक 2 हिस्सों में बढ़ गया, 1.5 लाख रुपए का स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी का है, 50,000 रुपये का ओनर का है। तो जो साल्वेज गुड्स हैं, साल्वेज बताओ कितना था? साल्वेज था 50,000, तो इसकी रेशियो बनेगी 3:1, 3:1। मतलब 37,500 का साल्वेज इनका है, 12,500 का साल्वेज इनका है, तो 37,500 का नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। सारा क्लेम हम थोड़ा ना देंगे। तो जिस रेशो में आप स्टॉक मेंटेन करते हैं उसी रेशो में आपका साल्वेज बटेगा, उसी रेशो में आपका नुकसान आएगा। तो या तो ये तरीका है जो मैं आपको टेबल बना के दे रहा हूँ, या फिर ये एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट आंसर सेम आना आपका। ना आप स्टॉक को बांटो, ना साल्वेज को बांटो, ना क्लेम की अमाउंट ऐसे निकालो, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस फॉर्मूले को हमने फॉलो किया था, आपको याद होना चाहिए। तो 2 ही सिचुएशन मैंने आपको कराए थे। ये देखो पहला सिचुएशन, ये देखो बेटे पहला सिचुएशन, ये वही नोट्स हैं जो मैंने क्लास में लिखवाए हुए हैं आपको। ये हमारा पहला केस था। इफ़ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बिकम्स लेस देन द इंश्योर्ड वैल्यू, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक इंश्योर्ड वैल्यू से कम है, इंश्योर्ड वैल्यू से मतलब इंश्योरेंस सफिशिएंट है मेरे पास, तो कुछ नहीं करना। इन द गिवन केस देयर विल बी नो प्रॉब्लम बिकॉज 100% goods are insured. The insurance company will pay 100% claim equal to the damaged goods. और damaged goods कैसे निकलेंगे? ये रहा जी क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर लो साल्वेज गुड्स, ये आपके डैमेज गुड्स, आंसर आ गया। लेकिन जो दूसरा केस था एवरेज क्लॉज वाला, जो आपका दूसरा केस था एवरेज क्लॉज वाला, ये देखो आप, ये केस 2 है। इफ़ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो जाता है, बिकम्स हायर देन इंश्योर्ड वैल्यू, अब प्रॉब्लम है, अब लगेगा इसमें एवरेज क्लॉज। क्लेम निकालने का ये फॉर्मूला काम करेगा, इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू डैमेज गुड्स। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में 2 तरह के रिस्क हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी का, एक ऑनर का, क्योंकि आप इंश्योरेंस कम मेंटेन करने, उसी रेशो में साल्वेज बटेगा, उसी रेशो में आपका नुकसान आएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने हिस्से का नुकसान ही आपको रिकवर करके देगी। तो उसका ये फॉर्मूला है। ये हमने सारी बात क्लास में पढ़ी थी, लेकिन मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था कि बनी बनाई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कैसे? इंश्योर्ड वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक इनटू डैमेज्ड गुड्स। इंश्योर्ड वैल्यू तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगी, ये हमेशा देगा आपको, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ये मिसिंग हो सकता है। और अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर नहीं है तो आपका आंसर कैसे आएगा? तो आपको पहले क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। किस चीज़ का क्लोजिंग स्टॉक? जिस दिन आग लगी उस दिन क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का था, उस चीज़ की कैलकुलेशन। और जब तक आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, डैमेज गुड भी नहीं आएंगे। साल्वेज किस में से माइनस करोगे? क्लोजिंग स्टॉक में से साल्वेज माइनस करके तो डैमेज आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से क्वेश्चन फंस सकता है आपका। आपने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया और पूरे उस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था। तो मैंने आपको एडिशनल कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे चैप्टर की तरफ आगे लेके गया था आपको मैं, क्योंकि आपको मेरी नेचर पता है, मैं सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं बताता, स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्ट करा दिया, 2 क्वेश्चन करा दिए, फिर एक कॉन्सेप्ट करा दिया, फिर 2 क्वेश्चन करा दिए, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ये देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज़ नॉट गिवन। अगर आपको पता ही नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है तो क्या करोगे? फिर
फिर आपको मैंने इसका हल बताया था कि आप ऐसा करो, आप एक वर्किंग नोट बना लो। कौन सा वर्किंग नोट? हमने बनाया था मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लो जी। और मैंने सबसे पहले ये बात बताई थी, इसको मेमोरेंडम क्यों बोलते हैं। अगर आप सिंपली एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, परचेज सब गिवन होते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, हम क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाह रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के जब आप कोई भी दूसरा बैलेंस निकालेंगे, इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट नहीं है। और जब ट्रायल बैलेंस कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब आप कच्चे पक्के खाते बना रहे हैं। मेमोरेंडम क्या, एक एस्टिमेशन है, आपका कच्चा अकाउंट है, एक एस्टिमेशन दे देगा आपको। भाई जब गोडाउन में आग लगेगी, फैक्ट्री में आग लगेगी, शोरूम में आग लगेगी, किताबें भी तो जलेंगी, तो आपको एक रफ आइडिया लेके बनाना पड़ेगा सब कुछ। तो मेमोरेंडम का मतलब क्या है, हम ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन बैलेंसिंग फिगर नहीं कर रहे, हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं। अगर आप इसमें सेल बैलेंसिंग फिगर निकालो, परचेज बैलेंसिंग फिगर निकालो, आप ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकालो, तो वो ट्रेडिंग नहीं है, वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बन जाता है। जैसे बैलेंस शीट है, अगर आप बैलेंस शीट प्रॉपरली सारी चीज़ें लिख के बनाते हो दैट इज़ बैलेंस शीट। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट में कोई भी चीज़ बैलेंसिंग फिगर लिखते हो तो वो हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सिंगल एंट्री में बताई थी आपको सारी बातें। तो अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट की हेडिंग में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। बना दिया हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग। कब से कब तक हम इसको बनाएंगे, 1/4 से लेके डेट ऑफ फायर तक। 1/4 से लेंगे अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है, 1 जनवरी से लेंगे अगर आपका कैलेंडर ईयर है। तो साल की शुरुआत से डेट ऑफ फायर तक आ जाओ तो आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा, परचेजेस दे रखी होंगी, सेल दे रखी होगी। सेल के ऊपर हम जीपी रेशो लगा देंगे, जीपी रेशो, तो जीपी आ जाएगा। तो टोटल मारेंगे तो बाकी क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, आगे का काम तो फिर आपको पता ही है। क्लोजिंग स्टॉक में से हम साल्वेज गुड्स माइनस कर लेंगे, डैमेज गुड्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे इनटू डैमेज गुड्स। तकरीबन हर क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज लगता ही है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे मैक्सिमम वर्किंग करवाता है, और मैक्सिमम वर्किंग के चक्कर में आपको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा देगा इंश्योर्ड वैल्यू से, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ज़्यादा होगा इंश्योर्ड वैल्यू से, तो एवरेज क्लॉज हमेशा लगेगा। लेकिन फिर भी पेपर में अपनी आंखें खुली रखना, चीनियों की तरह बंद मत कर लेना और लगा दिया एवरेज क्लॉज ना, पहले देख लेना कि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है कि कम है ना। हम कह देते हैं हिंदी चीनी भाई भाई ना, ये चाइना वाइना वाले कोई भाई भाई नहीं है सर हमारे ना, हमारा कोई पड़ोसी अच्छा नहीं है। एक नेपाल हमारा एक अच्छा पड़ोसी है, बाकी हर जगह डिस्टर्बेंस ही नज़र आती है सर। चलें जी आगे। अच्छा जी, ये हमारा वर्किंग हो गया सर, ये सारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना के ये क्लोजिंग स्टॉक वगैरह हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, सारी वर्किंग। कॉन्सेप्ट नंबर 1 खत्म हो गया हमारा। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग नज़र आता है तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद हम चले आगे, और हम आगे क्लोजिंग कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। ये तो मैंने क्वेश्चन करा रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 4। फिर मैंने आपको इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 21 भी करा रखा है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करा रखी है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 22 भी करा रखा है आपको, 3 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलते चलते हम आ गए जी कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। ये था रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स के नाम से। ये क्या कॉन्सेप्ट है जिंदल सर? मान लो हमें क्वेश्चन में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेज लिखा, सेल लिखा, जीपी लिखा, और आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर। यही है ना। अब ये भी तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि इस परचेज में इंक्लूड है, इस परचेज में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? मशीनरी। हमने जी ड्यूरिंग द ईयर कोई मशीन खरीदी थी, और वो मशीन फिक्स्ड एसेट्स में जाने की बजाय गलती से परचेज में इंक्लूड कर ली। अब परचेज गलत है। अगर आपकी परचेज गलत है तो ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर गलत आएगा।
मान लो इसमें वेजेस भी हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें लिखा हुआ था मशीन की परचेज तो गलत रिकॉर्ड हो गई, उसको इंस्टॉल करने में जो वेजेस दी थी वो वेजेस भी गलती से वेजेस में इंक्लूड हो गई। बताओ, ये भी गलत, ये भी गलत। फिर क्वेश्चन कहता है हमने ना जी 5,000 रुपये का माल जो खरीदा था वो सैंपल में लोगों को फ्री बांट दिया एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए। हाँ, एडवर्टीजमेंट तो सेलिंग एक्सपेंस है, वो तो P&L में जाना चाहिए, परचेज में क्या कर रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ 2,000 रुपये का माल हम घर ले गए, हमारा घी का काम है, तो हमने 1 टीन उठाया घर पे ले गए कंज्यूम करने के लिए। कर लो बात, इसका मतलब आपकी परचेज गलत है या आपकी वेजेस गलत है। क्वेश्चन कह दे सेल्स में कि हमने ना जी सेल में 2 लाख रुपए की सेल इंक्लूड कर रखी है लेकिन माल डिस्पैच नहीं हुआ अभी। अबे माल डिस्पैच नहीं हुआ तो सेल में इंक्लूड क्यों कर लिया? जब माल डिस्पैच ही नहीं हुआ तो सेल में क्यों इंक्लूड कर लिया? सेल भी ठीक करो। तो परचेज में रेक्टिफिकेशन हो सकता है, वेजेस में या कैरिज इनवर्ड में रेक्टिफिकेशन हो सकता है, सेल्स में रेक्टिफिकेशन, ये रेक्टिफिकेशन करना मैंडेटरी है। क्यों? अगर आपके परचेज, वेजेस, सेल्स ये रेक्टिफाइड नहीं है ना बेटे, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा। आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि जिस दिन आग लगी उस दिन क्लोजिंग स्टॉक कितना था और क्लेम बनता कितना है। तो क्लेम की अमाउंट टनाटन निकालने के लिए आपको रेक्टिफिकेशंस करने पड़ सकते हैं। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, कभी परचेज गलत बताता था तो हम क्या करते थे, परचेज में से लेस मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड इन परचेज अकाउंट, लेस ड्राइंग्स, लेस एडवर्टीजमेंट्स, वेजेस में से करते थे लेस इंस्टॉलेशन वेजेस, सेल्स में से गुड्स नॉट डिस्पैच माइनस कर दिया, सब रेक्टिफाई कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल ठीक आएगा आपका। हम सीए नहीं हैं, हम तो सर्वेयर हैं। सर्वेयर का एक ही मकसद, जिस दिन आग लगी उस दिन फिजिकल स्टॉक कितना था इस बात की तहकीकात करता रहता है वो। तो आपको रेक्टिफिकेशन करने पड़ सकते हैं, ये बात हमने क्लास में डिस्कस करी थी सर। ये देखो आप, इन केस देयर आर मिस्टेक्स इन द फिगर्स ऑफ परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस, देन वी शुड rectify all the mistakes before calculating the amount of closing stock at the time of fire। आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा और ये मैंने आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं। पहले 18 कराया था, पहले आपको 18 कराया अच्छा जी 18 कराया, 18 कराया, 18 कराया, फिर मैं आपको ले आया कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। ये रहा जी कॉन्सेप्ट नंबर 3 में, एडजस्टमेंट इन ओपनिंग स्टॉक, और इस पर टिक लगा हुआ इम्पॉर्टेंट। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, अगर क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना लो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या था, परचेज, सेल, एक्सपेंस अगर गलत है तो रेक्टिफाई करो, नहीं तो स्टॉक सही नहीं आएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ओपनिंग स्टॉक पे आ गया। मान लो जी हमने बनाया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, एक ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, एक्सपेंस है, जीपी है, सेल है और क्लोजिंग स्टॉक है, बैलेंसिंग फिगर, यही होता है ना। ये सारे हमने रेक्टिफाई कर लिए, ये भी हमने रेक्टिफाई कर लिया, सब रेक्टिफाइड है। अब क्लेश पड़ गया सर ओपनिंग स्टॉक का। मुझे एक बात बताओ, ये ओपनिंग स्टॉक आया कहाँ से? जिंदल सर, ये ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, और अगर ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है तो पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक को जब हम आगे लेके आते हैं तो पिछले साल की वैल्यूएशन हो सकती है गुड्स की। और हमें क्वेश्चन ने बताया कि इन्होंने पिछले साल अपने क्लोजिंग स्टॉक को 110% पे या 90% पे वैल्यू किया। कॉस्ट का 110% दिखा रखा है या कॉस्ट का 90% दिखा रखा है। इन्होंने पिछले साल इसकी ये वैल्यूएशन की थी। मेरे को प्लीज़ AS2 मत बताना कि सर AS2 में ये लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ये लिखा हुआ है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, 110% कैसे हो सकता है? अपने दिमाग के ताले बंद कर दो, सर्वेयर है हम तो। CA की किताबें खोलो ही मत, चैप्टर ही आपका क्लेम का है, हम तो सर्वेयर बन के घूम रहे हैं। अच्छा, आपने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका स्टॉक 110% है, आपका स्टॉक 90% है। तो सर्वेयर पता क्या कहता है,
सर्वेयर कहता है मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है कॉस्ट पे, और वो भी एक्चुअल। अगर आपने किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ की तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट चेंज हो जाएगी आपकी। परचेज़ को ठीक करो, एक्सपेंस को ठीक करो, सेल्स को ठीक करो, और आपका जो ओपनिंग स्टॉक है चाहे तो वो 110% हो और चाहे वो 90% हो, इसको हटाओ और इसको 100% पे लेके आओ, मतलब कॉस्ट पे लेके आओ। तो पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, हटाओ। जिंदल सर AS2 में तो अंडर वैल्यूएशन अलाउड है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। सर्वेयर कहता है मुझे AS आते ही नहीं, मुझे तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है कॉस्ट पे, इसलिए वो ट्रेडिंग हमेशा बनाता है कॉस्ट पे। मैंने बोली थी क्लास में बात, कसम खा लो कि ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट पे बनाना है सर्वेयर के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए, रूल्स के हिसाब से जो बनाना है बनाओ। सर्वेयर अपना ट्रेडिंग कॉस्ट पे बनाता है, क्यों? क्योंकि उसको क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कॉस्ट पे चाहिए कि था कितने का, तो उसने सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर दिया है। न्यूट्रल करने के लिए आपको अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन कैंसिल करनी पड़ेगी, उसको कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। तो देखो ओपनिंग स्टॉक आपका एट कॉस्ट आ गया, परचेज एक्सपेंस सेल सब ठीक हो गए, क्लोजिंग स्टॉक अपने आप आएगा आपका। फिर इसके बेसिस पे वो क्लेम निकालता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये बात मैंने आपको यहाँ बताई थी बच्चे, ये देखो आप। इन केस opening stock is overvalued or undervalued, then we will consider opening stock at cost only. The main objective of this concept is only to find out closing stock at cost. ये बात हमने की थी। फिर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जो बताया, ये क्वेश्चन नंबर 17 में लगा के दिखाया, और आप देख लो 17 में ये ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा, 100 पे लेके जा रहे हैं, परचेज को रेक्टिफाई कर रहे हैं, वेजेस को रेक्टिफाई कर रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो पढ़ा था वो जब हम आगे बढ़े तो आगे के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट 2 भी लग गया, 3 भी लग गया, सारे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट कर लिया वो भूल गए ना, आगे के क्वेश्चन में उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। यही तो तरीका क्लास में हमारा पढ़ने का। अच्छा जी, फिर हम लेके आए थे जी कॉन्सेप्ट नंबर 4, और कॉन्सेप्ट नंबर 4 था हमारा गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और गुड्स विद कंसाइनी। आपने बनाया जी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, आपने ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट में कन्वर्ट कर लिया, परचेज को रेक्टिफाई कर लिया, एक्सपेंसेस को भी रेक्टिफाई कर लिया, और जीपी हो गया आपका रेशो के हिसाब से, परसेंटेज ऑन सेल्स। ये आपकी सेल होगी, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बैलेंसिंग फिगर, यही है ना, ये भी रेक्टिफाइड आपकी। हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें क्वेश्चन में लिखा मिला कि हमने अपने कंसाइनी को 2 लाख रुपए का माल भेजा था। हमने अपने कंसाइनी को, कंसाइनी कौन होता है? सेल्स एजेंट होता है सर। गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है? हम किसी दुकानदार के पास गए, उसकी दुकान पे माल रख दिया, उसको बोला कि बिक गया तो बता देना, हम सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। नहीं समझे? आपका कंसाइनी भी आपका एजेंट है, और जिसको आपने अप्रूवल बेसिस पे माल भेजा है वो भी आपका कस्टमर है, वो भी आपका एजेंट ही समझो। नहीं समझे? मेरे पास कुछ गुड्स हैं, मैं बेचना चाहता हूँ, मैं किसी दुकानदार के पास गया, देखो जी हमने नई चिप्स बनाई हैं। वो कहता बाबूजी नई चिप्स मार्केट में बिकती नहीं है। मैंने बोला ये 10 पैकेट मैं यहाँ रख देता हूँ, बिक जाए तो बता देना। मतलब बिक जाएंगे तो हम सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं बिकेंगे तो पड़ा रहेगा माल तो हमारा, हम कौन से पैसे मांग रहे हैं आपसे। कंसाइनी के साथ क्या करते हैं, हमने कंसाइनी को माल भेजा, जब वो थर्ड पार्टी को माल भेज देता है हम सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं, नहीं तो माल कंसाइनी के पास पड़ा ही है। मेरी बात अभी भी नहीं समझे? आग कहाँ लगी है? आग लगी है हमारी फैक्ट्री में, हमारे गोडाउन में, हमारे शोरूम में, हमारी दुकान में। कंसाइनी की दुकान में तो आग नहीं लगी,
या जिसको हमने अप्रूवल बेसिस पे माल दिया उसके वहाँ तो आग नहीं लगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितना अप्रूवल आपके पास आ गया वो सेल में इंक्लूड हो गया, जितना माल कंसाइनी ने बेच दिया वो भी सेल में इंक्लूड हो गया। पर जो माल उनके पास पड़ा हुआ है गुड्स विद कंसाइनी या गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस विद कस्टमर, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में क्यों इंक्लूड कर रहे हो? इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक दो तरह का है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक है विद कस्टमर या विद कंसाइनी और एक है इन हैंड। अब मुझे बताओ जो आग लगी और जो गुड्स डैमेज हुए वो कौन से हुए? वो जो कंसाइनी के पास पड़े हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, कंसाइनी मेरा बॉम्बे में बैठा है। आग लगी है लक्ष्मी नगर में और हमारा जो अप्रूवल बेसिस वाला कस्टमर है वो प्रीत विहार में है। तो आपको करना क्या है, जितना माल कंसाइनी के पास पड़ा है या अप्रूवल बेसिस पे कस्टमर के पास पड़ा है वो आपको क्लोजिंग स्टॉक में अलग दिखाना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड कितना था जिस दिन आग लगी। क्योंकि जो डैमेज गुड्स निकलेंगे और जो क्लेम मिलेगा वो क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड के हिसाब से मिलेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक के दो टुकड़े कर देना। ओपनिंग स्टॉक ठीक हो गया, परचेज ठीक हो गई, एक्सपेंस ठीक हो गया, सेल ठीक हो गई। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके पास इन हैंड नहीं है तो दो टुकड़े कर देना और इन हैंड निकालो कितना आपके पास कितना पड़ा था। ये बात हमने यहाँ पढ़ी थी सर। ये देखो आप, ये देखो बेटे, इफ एनी स्टॉक इज लाइंग विद कंसाइनी या कस्टमर देन we should not include such inventory in closing stock on the date of fire because claim will be given on stock in hand। और ये देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था क्लास में, दिखाता हूँ इसका फॉर्मेट क्या किया था हमने। ये देखो आप, ये देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक है विद कंसाइनी को अलग दिखा के इन हैंड बैलेंसिंग फिगर निकाला है और इस पे क्लेम निकलेगा। ये कोई बातें हैं बेटे, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है जी, बना लो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मिस्टेक्स हैं जी, रेक्टिफाई कर लो। कॉन्सेप्ट नंबर 3 ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड ओवर कॉस्ट पे ले आओ। कॉन्सेप्ट नंबर 4 माल हमारे पास भी है जी, कुछ बाहर पड़ा है तो इन हैंड निकाल लो। चलते चलते हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आ गए। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर 7। फिर देखो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दिया था 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने खुद की थी और सबके आंसर बुक में थे, कुछ खास था ही नहीं। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आ गए थे कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। क्या कॉन्सेप्ट था जी? जीपी रेशो इज़ नॉट गिवन। जिंदल सर ये क्या फंडा था? ये देखो हमने बनाया जी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये बनाया हमने 1/4 से लेके डेट ऑफ फायर तक का। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, एक्सपेंसेस, सेल्स, टनाटन है। लो जी, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट? इसलिए नहीं पता क्योंकि जीपी रेशो ऑन सेल्स मिसिंग है। जितने क्वेश्चन क्लास में हमने किए थे इससे पहले सब में जीपी रेशो सेल्स पे दे रखी होती थी। सेल पे हम लगाते थे जीपी रेशो और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर फटाक से आ जाता था। लेकिन अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे आए जब आपको जीपी रेशो नहीं पता? जब तक आपको जीपी रेशो नहीं पता जीपी नहीं आएगा, जीपी नहीं आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। तो अब इसका हल क्या है? अब इसका क्या हल है? अब इसका क्या हल है? मैंने आपको इसके लिए एक वर्किंग नोट और बनाने की सलाह दी थी। स्टडी मैट भी ये कहता है कि आप एक वर्किंग नोट और बना लो
और ये है ट्रेडिंग अकाउंट। किस साल का? प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का बना लो सर। क्यों? प्रीवियस ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी, बैलेंसिंग फिगर, जीपी बाय सेल्स इनटू 100 जीपी रेशो। अगर किसी क्वेश्चन में जीपी रेशो मिसिंग होती है तो दिमाग में आइडिया क्लिक करना चाहिए कि एक ट्रेडिंग और बनेगा। करंट ईयर का जो ट्रेडिंग है वो तो बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग के नाम से, और एक बनेगा ट्रेडिंग पिछले साल का, और जो पिछले साल का ट्रेडिंग बनाएंगे उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। इसको मेमोरेंडम नहीं बोलते। मेमोरेंडम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, कोई और चीज़ नहीं निकाल रहा। फिर बच्चे का अगला दिमाग में क्वेश्चन कि जिंदल सर, क्या पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, क्या पिछले साल की परचेज, क्या पिछले साल की सेल, क्या पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा? पक्की बात है, इंफॉर्मेशन का साइज बढ़ जाएगा। सेल परचेज करंट ईयर के भी होंगे, वो मेमोरेंडम में चले जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के होंगे वो प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग में जाके जीपी रेशो निकालने में आपकी मदद करेंगे। एक बार जीपी रेशो आ गया पिछले साल के ट्रेडिंग से, उसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। अच्छा जिंदल सर, ये अजम्पशन है कि पिछले साल का ट्रेडिंग, पिछले साल का जीपी रेशो और इस साल का जीपी रेशो सेम है? बिल्कुल अजम्पशन है। अगर क्वेश्चन कह दे कि जीपी रेशो 5% से बढ़ा लो तो फिर हम बढ़ा के ले लेंगे, कम कर लो कम करके, साइलेंट है तो सेम ले लेंगे। आपका जीपी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर आ गया, तो वर्किंग बढ़ जाएगी आपकी। जब ट्रेडिंग 2 बनाएंगे तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेंगी आपको। तो अगर जीपी रेशो मिसिंग है तो आप पिछले साल का ट्रेडिंग बना के अपना जीपी रेशो निकाल लो। ये बात हमने क्लास में डिस्कस करी थी। और ये देखो आप, इफ़ जीपी रेशो फॉर करंट ईयर इज मिसिंग देन वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर and will find out GP ratio for the previous year. Here it will be assumed that GP ratio for the previous year and current year are same. 5 कॉन्सेप्ट हो गए जी। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना लो, मिस्टेक्स हैं रेक्टिफाई कर लो, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे ले आओ, अप्रूवल बेसिस पे इन हैंड निकाल लो, जीपी रेशो मिसिंग है, पिछले साल का ट्रेडिंग बना लो। ये 5 चीज़ें मैंने आपको रिवाइज करा दी हैं। मैं आ गया 6th पॉइंट पे, और क्या लिखा हुआ है? साल्वेज्ड गुड्स आर हैंडेड ओवर टू इंश्योरेंस कंपनी। इम्पॉर्टेंट, ये क्या चीज़ है? आपने बनाया जी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंस, जीपी, सेल, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। इस क्लोजिंग स्टॉक में से हम माइनस करते हैं साल्वेज, ये आ जाता है डैमेज गुड्स। ठीक है, फिर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं ये, और आंसर आ जाता है। यही करते हैं ना। एक छोटी सी बात, ये साल्वेज गुड्स हम यहाँ से माइनस क्यों करते थे? हम ये साल्वेज गुड्स इसलिए माइनस करते थे कि इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर का कहना था कि जो माल बच गया है वो तो आप रख लो, हम उसका क्या करेंगे, और जो आपका डैमेज हो गया है इस पे आप क्लेम ले लो। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इन साल्वेज गुड्स को कहाँ बेचती फिरेगी? आपका तो बिजनेस है, आप तो बेच लोगे, तो जो माल बच गया है वो तो आप रख लो, डैमेज का क्लेम ले लो, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उल्टी बात करें, आपने क्वेश्चन लिया, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है साल्वेज गुड्स को इंश्योरेंस कंपनी ले गई, यानी साल्वेज गुड्स को इंश्योरेंस कंपनी ने बिजनेसमैन के पास नहीं छोड़ा, साल्वेज गुड्स इंश्योरेंस कंपनी ले गई। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये बात लिखी आ जाए तो प्लीज़ यहाँ से साल्वेज को माइनस करना बंद कर दो। जब साल्वेज गुड्स हमारे पास है ही नहीं तो फिर हमारा तो नुकसान क्लोजिंग स्टॉक के बराबर हो गया ना। हमारा तो क्लोजिंग स्टॉक ही डैमेज गुड्स है।
तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब साल्वेज गुड्स इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक और डैमेज गुड्स बराबर हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। साल्वेज गुड्स को माइनस नहीं करना आपने, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, वो बेनिफिट ही नहीं मिला हमें। तो फिर हमारा जो डैमेज है वो क्लोजिंग स्टॉक के बराबर है। ये बात क्लास में डिस्कस हुई थी। अच्छा जी सर, ये देखो मैंने आपको पढ़ा भी देता हूँ, मैंने क्या लिखवाया था आपको। इन केस साल्वेज गुड्स आर हैंडेड ओवर टू इंश्योरेंस कंपनी, देन salvage goods shall not be deducted out of the closing stock while computing damaged goods. In this case, closing stock and damaged goods shall be equal. और आप ये देखो, ये फार्मूला लगाया था हमने, तो ये फार्मूला जो डैमेज गुड्स हैं आपके वो क्लोजिंग स्टॉक ही बन जाता है। एक बच्चे ने पूछा भी था, सर ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत क्या है, सीधा इंश्योर्ड वैल्यू लिख दो, प्रेजेंटेशन। यहाँ पे डैमेज गुड्स हुए करते थे ना, तो अब आपका डैमेज क्लोजिंग स्टॉक के बराबर है, तो फार्मूला ये बन गया आपका। पेपर में करके ज़रूर दिखाना। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कराया मैंने आपको, इसके ऊपर पूरी वर्किंग करके दिखाई। फिर हम चलते चलते कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे आ गए थे, और ये था फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर। मैंने आपको क्लास में एक बात बताई थी कि जब हम डैमेज गुड्स की कैलकुलेशन करते हैं बेटे, तो हम क्लोजिंग स्टॉक में से साल्वेज गुड्स माइनस करते हैं, लेकिन आप FFE ऐड करोगे यहाँ पे, ये अलाउड है। फैक्ट्री, दुकान, शोरूम में आग लगी, माल धूं धूं करके जल रहा है, आप अपनी दुकान को बचाने की कोशिश तो करोगे। क्या कभी सुना आपने कि फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री में आग लग गई और बाहर खड़ा हंस रहा है, अरे कोई बात नहीं, जलने दो, हमारे पास तो क्लेम है, हम ले लेंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है। आदमी की आंखों में आंसू होते हैं यार, उसका बनाया हुआ सामने सब कुछ डैमेज हो रहा है। सिर्फ माल ही नहीं जल रहा, दुकान भी जल रही है, साथ में इंटीरियर भी जल रहा है, फर्नीचर भी जल रहा है। तो बंदा कोशिश करता है यार भी इसको, आग को बुझाएं। तो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस हम आसपास के लोगों को ऑफ़र करते हैं, लेबर वालों को ऑफ़र करते हैं, यार कुछ पैसे ले लेना, बचा लो यार इसको। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस ये वो खर्चे हैं जो हम उस टाइम पे, मौके पे कर देते हैं इमरजेंसी में। तो इंश्योरेंस कंपनी फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का हमें क्लेम देती है, पर इसकी एक लिमिटेशन है। ये एक्सपेंसेस, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, कैन नॉट एक्सीड साल्वेज गुड्स। अगर आपका साल्वेज मान लो 2 लाख का है और फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 2.5 लाख के हैं, तो 2.5 लाख का क्लेम नहीं मिलेगा, 2 लाख ही मिलेंगे। इंश्योरेंस कंपनी कहती है 2 लाख का माल बचाने के लिए आपने 2.5 लाख खर्च कर दिए। ये कहाँ की समझदारी है। एक कैप लगा दिया इसके ऊपर कि दुकानदार कभी भी अपना मैनिपुलेशन करके क्लेम ना बढ़ा ले कहीं। अब कल को बोले जी हमने तो 20 लाख खर्च कर दिए, साल्वेज कितना है 2, अबे 2 लाख का माल बचाने के लिए 20 लाख कौन खर्च करता है यार। नहीं यार, ना, गलत। इंश्योरेंस कंपनी कहती है जायज़ जायज़ बात करो, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस आपको हम अप्रूव कर देते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, साल्वेज गुड्स से ज़्यादा नहीं हो सकते, साल्वेज के बराबर रह सकते हैं, साल्वेज से कम रह सकते हैं। बच्चों का मेरे ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन आया, जिंदल सर साल्वेज गुड्स 2 लाख के हैं, ये 2.5 लाख के हैं, तो क्या FFE पूरा ही इग्नोर करेंगे? अरे नहीं भाई, साल्वेज तक तो आप ले ही सकते हैं। कितनी बार क्लास में डिस्कस किया था हमने, ये क्वेरी तो आनी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा केस, साल्वेज 2 लाख है
और FFE 1,80,000 है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1,80 ऐड कर लो। लेकिन अगर ये 2,10,000 है तो फिर हम 2 लाख ही ऐड करेंगे। साल्वेज गुड्स के कम रह सकते हैं, उसके बराबर, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। तो बाकी का 10,000 अपनी जेब से खर्च करो, 2 लाख से ऊपर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि साल्वेज 2 लाख है। इंश्योरेंस कंपनी अपना घाटा थोड़ा ना करेगी। इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि अगर ये माल नहीं भी बचता, सारा ही जल जाता, तो भी तो क्लोजिंग स्टॉक में क्लेम देते हम। तो आपने माल बचाया 2 लाख का, तो इसको बचाने के लिए अगर 2 लाख रुपए खर्च कर भी दिए तो भी हमें तो कोई नुकसान नहीं, सारा स्टॉक जल भी जाता तो भी तो हम तो क्लेम देने के लिए बाउंड थे। तो लेकिन क्लोजिंग स्टॉक से ऊपर नहीं जाने देते वो, तो इसलिए FFE को एडमिट कर लेते हैं, लेकिन साल्वेज तक करते हैं। ये पूरी बात, पूरा फंडा क्लास में मैंने आपको टाइम लगा के डिटेल में समझाया था। तो अगर किसी क्वेश्चन में FFE आ जाए तो इक्वेशन देख लेना आप। अच्छा जी, ये देखो ना यार, नोट्स भी लिखाए हुए हैं। बच्चा फिर क्वेरी पूछता है, देखो, दीज एक्सपेंसेस कैन नॉट एक्सीड साल्वेज गुड्स। इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन साल्वेज गुड्स, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट एडमिट सच एक्सपेंसेस। सच एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे है जितना एक्सीड करेगी। द अमाउंट ऑफ एक्सेस ओवर साल्वेज गुड्स। क्वेश्चन कराया हुआ है सर। चलो मान लिया वर्डिंग से कंफ्यूजन आ गया, तो क्वेश्चन तो किए हुए हैं आपने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। फिर होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे, 23, 24। फिर आगे थे सर हम कॉन्सेप्ट नंबर 8 में। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 8 था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था सर। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, सबसे ज़्यादा टाइम हमें यही लगा था, और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। जिंदल सर ट्रेडिंग बना रहे हो या मेमोरेंडम ट्रेडिंग? ट्रेडिंग बना रहा हूँ। जिंदल सर अगर आप ट्रेडिंग बना रहे हैं तो पक्का प्रीवियस ईयर का बना रहे होंगे। हाँ। जिंदल सर आप GP रेशो ढूंढ रहे होंगे। हाँ हाँ भाई हाँ। गले में खिच खिच, हाँ, विक्स की गोली लो, है ना, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। हाँ हाँ भाई हाँ 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 हाँ। मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, और जब भी हम प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बनाते हैं GP रेशो के लिए बनाते हैं। काम की बात करो, ये लो आओ। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, सेल दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक ये भी दे रखा है, GP बैलेंसिंग फिगर, GP रेशो, GP बाय सेल्स इनटू 100। ऐसे ही करते हैं ना? हाँ सर हाँ, ऐसे ही करते हैं। हमने सारा क्वेश्चन पढ़ा, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 11,000 रुपये का है, लेकिन आफ्टर राइटिंग ऑफ 2,300 रुपीज़ ऑन 6,900 कॉस्ट, एज पर AS2। क्या मतलब? इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से 6,900 रुपये के माल की वैल्यूएशन कर रखी है। AS2 कहता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। इसका मतलब 6,900 रुपये का माल है जो कॉस्ट पे है। अगर मैंने 2,300 रुपये राइट ऑफ कर रखे हैं, इसका मतलब मैंने 4,600 रुपये पे माल दिखाया होगा, और ये जो 11,000 रुपये हैं ये आफ्टर राइटिंग ऑफ है। इसका मतलब इस 11,000 रुपये के अंदर ये 4,600 रुपये इंक्लूड होंगे। नहीं समझे? मेरा क्लोजिंग स्टॉक 11,000 रुपये का है,
और ये आफ्टर वैल्यूएशन है, ठीक है। मैंने पिछले साल का ट्रेडिंग लिया है, तो पिछले साल का ट्रेडिंग पिछले साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट से आया है। ये AS के हिसाब से बना होगा। AS2 कहता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। मुझे पता लगा कि पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में 4600 रुपये का माल इंक्लूड है, लेकिन ये आफ्टर वैल्यूएशन है। क्यों? इसकी कॉस्ट थी 6900, 2300 रुपये का नुकसान राइट ऑफ किया एज पर AS2, 4600 पे ले आए। क्यों? क्योंकि ये NRV थी, ये इसकी कॉस्ट थी। तो कॉस्ट को NRV पे लाने के लिए 2300 रुपये राइट ऑफ किए गए थे। तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है 11000, ये 2300 रुपये को राइट ऑफ करने के बाद है। हमने ये सारी इंफॉर्मेशन सर्वेयर को दे दी। सर्वेयर की घंटी बज गई। सर्वेयर कहता है तुमने मेरे से ट्रेडिंग ही गलत बनवा दिया। अगर आपका 11000 रुपये का जो माल है, अगर आपका 11000 रुपये का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये आफ्टर 2300 रुपये राइट ऑफ करने के बाद है, इसका मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये नॉर्मल नहीं है आपका। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता तो GP नॉर्मल आता, GP रेशो नॉर्मल आती, लेकिन आप तो अपने क्लोजिंग स्टॉक में मैनिपुलेशन करके बैठे हैं। हमने उसको समझाया, मैनिपुलेशन नहीं किया, AS लगाया। वो कहता मुझे नहीं पता AS क्या होते हैं। तो वो कहता मैं तो ठीक करके बनाऊंगा। हमने बोला तो अब तुम क्या करोगे? वो कहता मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। उसने क्या किया, 11000 रुपये का स्टॉक लिया जो हम उसको बता रहे थे, और उसने इसमें 2300 रुपये को ऐड बैक किया। ये 2300 रुपये वही हैं जो हम राइट ऑफ कर चुके थे, तो उसने इसको बनाया 13300 रुपये का। ये उसको कॉस्ट पे ले आया। वो कहता है 13300 रुपये कॉस्ट पे ले आया। हमने इसको बताया इसकी NRV कम है। वो कहता कोई बात नहीं, NRV कम है, मैं देख लूँगा, मैं क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट पे लिखूँगा। मैंने उसको पूछा क्यों? वो कहता GP रेशो मेरा नॉर्मल चाहिए। अब मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो नॉर्मल आएगा, क्योंकि जो छेड़छाड़ हुई थी अब हटा दी। GP नॉर्मल है तो GP रेशो भी नॉर्मल आएगी। ये तो पिछले साल की कहानी हो गई। अब आते हैं अगले साल में। सर्वेयर के दिमाग में एक बात छुपी हुई है कि ये जो 13300 हैं, ये दो तरह के गुड्स हैं, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। 6900 के तो एबनॉर्मल है। जिंदल सर 4600, अरे नहीं, 2300 रुपये ऐड बैक कर तो दिए। हमने 6900 रुपये को 4600 बनाया था, 2300 ऐड बैक करती वो वापस 69 पे आ गया। तो हमने इसके दो कॉलम बना दिए। तो ये जिंदल सर ये एबनॉर्मल का कॉलम क्यों बनाया? बस यही बात मुझे रिवाइज़ करानी है कि अगर आपके क्वेश्चन में पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में कुछ वैल्यूएशन दे रखी होती थी तो हम क्या करते थे, रिटर्न ऑफ अमाउंट को ऐड बैक करते थे, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे लाते थे, GP रेशो नॉर्मल बनाते थे। यही करते थे ना। फिर हम क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक के दो हिस्से कर लेते थे, नॉर्मल एबनॉर्मल। और मैंने क्लास में जोर दे के बताया था कि ये एबनॉर्मल का मतलब क्या है। एबनॉर्मल इसलिए है कि ये माल GP रेशो पे बिकेगा नहीं। अगर इसकी NRV कम है तो ये आगे जाके सस्ते रेटों पे बिकेगा, क्योंकि जब ये माल फ्यूचर में बिकेगा तो सेल में भी इंक्लूड होगा। सेल के भी दो हिस्से कर देंगे हम। ये मैंने पूरी बात समझाई थी आपको कि पहले हम क्लोजिंग स्टॉक में रिटर्न ऑफ अमाउंट ऐड बैक करते। हमने रिटर्न ऑफ अमाउंट ऐड बैक कर दी। ये देखो आगे क्या मैं दिखाता हूँ, ठहरो, मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। 3164, ठीक है। मैंने बनाया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। हमने इसके कॉलम बना लिए। ओपनिंग स्टॉक, ये नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल, ठीक है जी। ये हमारा 64, ये 6900, ये 13300 हो गया। फिर हम लिखेंगे परचेज नॉर्मल के कॉलम में। फिर हम लिखेंगे सेल। सेल को स्प्लिट ऑफ करेंगे। क्वेश्चन में आपको सेल इंक्लूसिव बता रखी होती है टोटल, तो हम क्या करेंगे, सेल को दो टुकड़ों में बांटेंगे। हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पिछले साल जिस माल की वैल्यूएशन हुई थी वो इस साल कितने का बिका, तो उस सेल को हम टोटल सेल में से अलग करके नॉर्मल सेल। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगाना है GP रेशो। तो GP रेशो यहाँ पे तो काम करेगा, GP रेशो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? जो माल NRV पे पड़ा था आपके पास वो सस्ता ही बिकेगा। सस्ता बिकेगा तो वो ग्रॉस लॉस देगा आपको। तो हमने क्या किया था,
सिर्फ जीपी रेशो के एप्लीकेशन के लिए सेल को 2 हिस्सों में बांटा था और एबनॉर्मल का हिसाब हमने अलग से बनाया था। तो हमने क्या लिखा था, यहाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था और यहाँ लिखा था ग्रॉस लॉस यहाँ पे, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आ गया था, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल और एबनॉर्मल। अगर तो एबनॉर्मल गुड्स सारे बिक गए तो स्टॉक एक बचता था, अगर एबनॉर्मल गुड्स में आधा बेच दिया आधा रह गया। पूरी कहानी आपको सुनाई हुई है सर, और मैंने क्लास में आपको पूरी बात ये समझाई थी कि अगर आपको क्वेश्चन ये बता दे पिछले साल कुछ राइट ऑफ हुआ था तो पहले उसको ऐड बैक करो, फिर वो क्लोजिंग स्टॉक आपका पिछले साल का नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसको स्प्लिट ऑफ करो, कॉलम अलग अलग करो, ओपनिंग स्टॉक के 2 टुकड़े, फिर सेल के 2 टुकड़े, नॉर्मल वाले पे जीपी रेशो लगाना है, एबनॉर्मल वाले पे ग्रॉस लॉस निकालना है, फिर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर अपने आप आएगा, फिर आगे की वर्किंग आपको पता ही है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इसके ऊपर, ये देखो आप। ये देखो, इन केस सम गुड्स आर सोल्ड बाय द एंटिटी एट लेस प्राइस देन द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, देन अगर हमारे सेलिंग प्राइस अलग अलग हैं तो वी शुड प्रिपेयर अ सेपरेट कॉलम फॉर these goods to calculate gross loss, gross profit, because GP ratio cannot be applied on these goods. If some goods out of abnormal goods remain unsold, अगर कुछ माल बच जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन सच स्टॉक। क्लेम तो दोनों पे मिलना है, चाहे नॉर्मल गुड्स हो चाहे एबनॉर्मल, जो जलेगा उस पर क्लेम मिलेगा आपको। ये देखो आपको ज़रा एक क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमने क्लास में बेटे क्वेश्चन नंबर 5 किया था। ये ट्रेडिंग अकाउंट है पिछले साल का। हमने क्या किया, ये स्टॉक गिवन था, हमने ऐड बैक किया, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इसको फिर आगे जाके 2 हिस्सों में बांटा हमने। ये देखो आप आंसर देख लो एक बार, कई बार कुछ चीज़ें देखने से याद आ जाती हैं, हाँ किया तो था। ये देखो, फिर हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक के 2 टुकड़े कर लिए थे, टोटल भी मैच करके दिखाया था आपको। फिर इसमें से सेल हुई हमारी 3200 की, ग्रॉस लॉस 250 का। क्यों, इसका टोटल लगाया हमने तो ये बन गया 3450। इसका मतलब ये कि 6900 रुपये का माल था, उसमें से 50% आपने बेच दिया, तो बाकी का 50% क्लोजिंग स्टॉक में आ गया। तो ये हमने क्लेम में ले लिया। नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, साल्वेज, डैमेज, आगे की कहानी तो आपको पता ही है। स्टॉक 2 तरह के हैं आपके, नॉर्मल का कॉलम अलग चलता रहेगा, एबनॉर्मल का अलग चलता रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कराया था। फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराया। 8 में भी देखो वही 2 कॉलम बने हुए हैं, सेल का भी ब्रेकअप, ओपनिंग स्टॉक का ब्रेकअप, एबनॉर्मल गुड्स का हिसाब अलग से ट्रेस किया हमने। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कराया, देखो वही 2 कॉलम। कोई एक क्वेश्चन नहीं कराया आपको कि एक क्वेश्चन करके कहानी ख़त्म, देख लो आप। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कराया, देखो 20 में 4 क्वेश्चन हो गए अब क्लास में। 4 क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करके दिए आपको मैंने, देख लो आप। 5वां क्वेश्चन आ गया, 25वां क्वेश्चन, देख लो। ये सब क्लास में किए मैं, 5 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर, और 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे 6 और 26। ये टोटल 8 कॉन्सेप्ट हमने लॉस ऑफ स्टॉक में पढ़े थे, 8 कॉन्सेप्ट। फिर हम आगे थे इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में, और ये है क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉलिसी में बेटे मैंने सबसे पहले आपको कवरेज के बारे में बताया था कि प्रॉफिट पॉलिसी में क्या क्या कवर है, लेकिन उससे भी पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी शोरूम में, किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में आग लगती है तो स्टॉक तो डैमेज होता ही है, लेकिन स्टॉक के साथ साथ वो दुकान या शोरूम भी जल जाता है, और वहाँ पे बिज़नेस दोबारा करने के लिए आपको शोरूम या दुकान को दोबारा से रेनोवेट कराना पड़ेगा। भाई किसी शोरूम में आग लगी, उसमें जो माल पड़ा था वो तो जल गया, वो तो आपको मिल गया, लॉस ऑफ स्टॉक के क्लेम में हमने कवर कर लिया। लेकिन वो जो दुकान जल गई, तो उस जली हुई दुकान में दोबारा बिज़नेस कैसे किया जाएगा? तो उसका क्या हल था
कि भाई आपको इस दुकान को रेनोवेट कराना पड़ेगा, और जब तक ये रेनोवेट होगी आपको अपनी दुकान से बाहर रहना पड़ेगा। जब आप अपनी दुकान से बाहर रहेंगे तो आपका बिज़नेस डिस्टर्ब हो जाएगा, आप सेल ही नहीं कर पाओगे। हमने इसको नाम दिया था डिसऑर्गेनाइज्ड पीरियड का, हमने इसको नाम दिया था डिस्टर्बेंस पीरियड का, हमने इसको नाम दिया था डिसलोकेशन पीरियड का। और आपके पास 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जितना टाइम आपको रेनोवेशन में लगेगा और आप अपनी दुकान से बाहर रहेंगे। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि आप जो रेनोवेशन पीरियड है वो इंडेमनिटी पीरियड से ऊपर नहीं जा सकता। इंडेमनिटी मैक्सिमम, इस इंडेमनिटी के अंदर आपको रेनोवेशन कंप्लीट करना पड़ेगा अपना। तो 3 महीने, 4 महीने, हमने क्लास में कोई एक ऐसा क्वेश्चन भी नहीं देखा, ना स्टडी मटेरियल में ना किसी बुक में, जिसमें रेनोवेशन पीरियड इंडेमनिटी से ऊपर गया हो। इंडेमनिटी मैक्सिमम होता है वैसे नॉर्मल सिचुएशंस में, और उसके अंदर काम पूरा हो जाता है। तो रेनोवेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जब आप अपनी दुकान से बाहर रह के काम करते हैं। अगर दुकान डैमेज नहीं होती, कस्टमर आता, आप उसको सेल करते, आप दुकान में है ही नहीं, दुकान में तो काम चल रहा है, बैनर टांग दिया आपने अंडर रेनोवेशन, कस्टमर आएगा, आप सेल किसको करोगे? सेल हो ही नहीं सकती वहाँ। तो जितने महीने तक रेनोवेशन चलता है उस दौरान आपकी सेल डिस्टर्ब हो जाती है, आप सेल नहीं कर पाते। सेल करते भी हैं तो कोई इधर उधर छोटी मोटी दुकान किराए पे ले लेते हैं और वहाँ से बिज़नेस ऑपरेट करना शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत सेल आप करते हैं, लेकिन नॉर्मल सेल नहीं हो पाती आपकी, जो आपके अपने शोरूम में। यार अड्डे, हम कहते हैं ना देसी भाषा में, अड्डे की एक वैल्यू है। जिस जगह आपने अपना बिजनेस जमा रखा है, कस्टमर तो वहीं आएगा ना। आपने 7 वाली गली में एक दुकान किराए पे ले ली 3-4 महीने के लिए शॉप पे, चलो यार कुछ माल तो बेचेंगे, कस्टमर ख़राब ना हो जाए कहीं। 6 महीने दुकान बंद रहेगी तो कस्टमर ही टूट जाएंगे। आपने 7 वाली गली में एक छोटी सी दुकान किराए पे लेके काम, लेकिन सेल होगी, लेकिन उतनी नहीं हो पाएगी जितनी नॉर्मली सेल आप अपने शोरूम से करते हैं। तो हमने एक फंडा सीखा था कि भाई आग लगने के बाद कंपनी का स्टॉक तो जलता ही है, साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी डैमेज होता है, क्योंकि कंपनी नॉर्मल सेल कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए फिर हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पढ़ी थी। और सेल कम होने की वजह से रेनोवेशन पीरियड में, डिसलोकेशन पीरियड में, डिसऑर्गेनाइज्ड पीरियड में, डिस्टर्बेंस पीरियड में सेल कम होने की वजह से प्रॉफिट का नुकसान होगा। तो उसका भी क्लेम मिल सकता है अगर आपने प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा रखा हो, और उसके लिए हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, हम सीए लोग नहीं हैं इस चैप्टर में, सर्वेयर लोग हैं, तो ये कैलकुलेशन होती है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था व्हाट्सएप पे, सर ऐसी कोई पॉलिसी होती है क्या? अगर हमने नहीं देखी इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। भगवान को भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान है। ये चल रहा है ना सारा सिस्टम, नहीं दिख रहे पर हैं। तो अगर आपने इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा, लेकिन है मार्केट में ये कॉन्सेप्ट, तो जितने भी ये फायर सेंसिटिव बिजनेस है ना, ये सब लोग अपना स्टॉक के साथ साथ प्रॉफिट भी इंश्योर करा के रखते हैं। इनको पता है कि यार नुकसान हो गया तो दिवाला निकल जाएगा। तो इसके लिए हमने प्रॉफिट पॉलिसी में 3 चीज़ें कवर करी थी। नंबर 1, एक तो लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट कवर्ड है। नंबर 2, स्टैंडिंग चार्जेस का लॉस कवर्ड था। नंबर 3, एडिशनल एक्सपेंसेस कवर्ड थे। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम सबसे पहले बात करते हैं सेल की। सेल के 3 टुकड़े होते हैं बेटे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और एक आपका प्रॉफिट। वेरिएबल कॉस्ट का तो इंश्योरेंस हो नहीं सकता। क्यों? अगर रेनोवेशन पीरियड में सेल गिरेगी या सेल नहीं होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि सेल बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है, सेल गिरने से वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है कि सेल के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहता है। स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, किताबों का खर्चा बढ़ेगा, स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, किताबों का खर्चा का अपने आप कम हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट में कभी नुकसान होता ही नहीं। सेल बढ़ती है तो बढ़ जाते हैं, सेल कम होती है तो कम हो जाते हैं, इसमें कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, आपको सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए इन 2 चीज़ों का इंश्योरेंस करवाया जाता है। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो सेल के वेरी होने से कभी भी वेरी नहीं होता। आपका खर्चा पक्का है, आपके पास 10 मुलाजिम हैं, उनकी सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी। जिस जगह आप बिजनेस कर रहे थे वो रेंटेड प्रीमाइसेस हैं आपके, तो उसका रेंट जाएगा जाएगा। मान लो शॉपिंग मॉल में आपने किसी शॉप में अपना काम शुरू किया हुआ है, तो उसका किराया जाना ही जाना है, मेंटेनेंस जानी ही जानी है, बिजली का बिल जाना ही जाना है। मेरी बात समझ रहे हो आप? इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह की होती है सर कमर्शियल स्पेस में, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। एक मिनिमम बिल तो आते ही आते हैं, वो फिक्स्ड होता है, बाकी तो वेरी करता है सर। मैं बात कर रहा हूँ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप काम करो या ना करो, आपका मैनेजर आपसे सैलरी मांगेगा ही मांगेगा, आपके मुलाजिम आपसे सैलरी मांगेंगे ही मांगेंगे।
और एक आपका अपना प्रॉफिट जिस पे आप काम कर रहे थे। तो सेल्स के 3 टुकड़े होते हैं, वेरिएबल का इंश्योरेंस होता नहीं, ये दोनों चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं आपकी। और फिक्स्ड कॉस्ट को हम स्टैंडिंग चार्जेस भी कह देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग वही है जो आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होता है, ओवरहेड्स में। तो स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस कवर्ड है, प्रॉफिट का इंश्योरेंस कवर्ड है, और एक आपके एडिशनल एक्सपेंसेस कवर्ड है। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि एडिशनल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। जब आपकी दुकान तो रेनोवेशन में है और आप साथ वाली गली में एक छोटी सी दुकान किराए पे लेके वहाँ पे बिजनेस शुरू करते हैं ताकि कस्टमर ख़राब ना हो जाए, तो उस दुकान का जो किराया जाएगा वो एडिशनल एक्सपेंस है। अच्छी खासी आपकी दुकान थी, आपको उसको किराए पे लेने की क्या ज़रूरत थी। तो डिस्टर्बेंस पीरियड में जितने पैसे आपकी जेब से निकलेंगे एक्स्ट्रा में, जो नॉर्मल बिजनेस में नहीं होते थे, वो सारे एडिशनल हैं आपके। सेविंग्स भी होती हैं, सेविंग्स भी होती हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एडिशनल एक्सपेंस ही होते हैं। एडिशनल एक्सपेंस होंगे तो प्लस कर लेंगे, सेविंग होते तो माइनस कर लेते हैं। आपने 2 बंदे एक्स्ट्रा रखे जो कस्टमर को पकड़ पकड़ के साथ वाली गली में लेके जा रहे हैं, तो उनकी सैलरी एडिशनल एक्सपेंस है, उस प्रीमाइसिस का रेंट एडिशनल एक्सपेंस है। लेकिन अगर आपको स्टाफ कम कर दिया आपने तो सेविंग्स भी हो सकते हैं। तो सेविंग्स आपको दे रखे होते हैं क्वेश्चन में कि इतने पैसे आपने बचाए भी हैं, खर्चे भी कम हो गए आपके। तो एडिशनल एक्सपेंस की कवरेज भी आपके पास है। तो और मैंने आपको क्लास में बताया था कि हमारे पास टोटल 6 स्टेप हैं। अगर आप लॉस ऑफ प्रॉफिट को करना चाहते हैं तो 6 स्टेप्स में हमने सारी वर्किंग सीखी थी। अब देखो मैं कॉन्सेप्ट तो बता नहीं रहा बेटे, कॉन्सेप्ट में घुसूंगा तो फिर तो रिवीजन का क्या फ़ायदा। मैंने आपको क्लास में एक एक पॉइंट का डेप्थ में मीनिंग बताया था कि हम ये वर्किंग क्यों बना रहे हैं। अब मैं वो सारी चीज़ें दोबारा तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता, मैं तो आपको रिवीजन करा सकता हूँ कि हम 3 चीज़ों की कवरेज पे काम करते थे। एक था हमारे स्टैंडिंग चार्जेस, एक था हमारा नेट प्रॉफिट और एक था हमारा एडिशनल एक्सपेंस। और हमने 6 स्टेप्स के अंदर वर्किंग पढ़ी थी। पहला स्टेप क्या था हमारे पास? पहला स्टेप था शॉर्ट सेल का। हमारे पास पहला स्टेप था शॉर्ट सेल्स का। शॉर्ट सेल्स का मतलब डेट ऑफ फायर से लेके और रेनोवेशन कंप्लीशन तक। नहीं समझे? आग लगी 1/4 को और आपका जो शोरूम है वो तैयार हो गया, मान लेते हैं 31 जुलाई को। हम इसको बोलेंगे डिसऑर्गेनाइज्ड पीरियड। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने हैं। इन 4 महीनों के दौरान आप नॉर्मली वो सेल नहीं कर पाए होंगे जो होनी चाहिए थी। तो हमने प्रॉफिट का नुकसान निकालने के लिए सबसे पहले शॉर्ट सेल निकाली कि हमें सेल की कितनी गिरावट फेस करनी पड़ी, क्योंकि दुनिया जानती है कि जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं वो सब सेल से रिलेट करते हैं। आपको जीपी रेशो निकालनी है, जीपी बाय सेल्स। आपको एनपी रेशो निकालनी है, एनपी बाय सेल्स। सेल गिरेगी तो अपने आप आपकी अर्निंग गिरेगी। तो शॉर्ट सेल निकाल लिया, शॉर्ट सेल के बेसिस पे ही सारी कैलकुलेशन आगे चलती है। तो सबसे पहला स्टेप था कि आप शॉर्ट सेल निकालो, और वो भी 4 महीने जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका ये रेनोवेशन पीरियड 31/8 है तो ये 5 महीने हो जाएगा। तो आपको गिनना पड़ता है डेट ऑफ फायर से लेके वो दिन जब आप अपने शोरूम में वापस आ जाते हैं। तो आग लगी 1/4 को और आप अपने शोरूम में वापस आ गए 31/8 को, तो 5 महीने आप डिसलोकेशन में रहे, अपने शोरूम से बाहर रहे। तो ये 5 महीने तक आप अपनी नॉर्मल सेल नहीं कर पाए। जब आप अपने शोरूम में वापस आ गए वहाँ उसके बाद का पीरियड काउंट नहीं करते हम। तो इस 5 महीने में आपको सेल का जो नुकसान हुआ उसकी कैलकुलेशन हमने पढ़ी थी। इसका एक छोटा सा फार्मूला था और सारी कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर को बेस बना के करते हैं। तो हमने बोला था कि 1/4 से लेके 31/8, लेकिन प्रीवियस ईयर आग तो इस साल लगी है, सेल में शॉर्टेज इस साल आई है, पिछला साल तो नॉर्मल था। तो पिछले साल में चेक करो कि इस पीरियड में कितनी सेल थी आपकी। इसको हमने स्टैंडर्ड सेल का नाम दिया था। ये हमारी स्टैंडर्ड सेल थी। फिर हमने बोला जी प्लस माइनस ट्रेंड। इंडस्ट्री 10% से ग्रो कर रही है, तो चलो पिछले साल की सेल आपने 5 महीने की ले ली, 10% की इंडस्ट्री में ग्रोथ है, 10% ऐड कर लो। 10% की गिरावट है, 10% माइनस कर लो। ट्रेंड आपको क्वेश्चन बता देता है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड सेल आ जाती है और हम इसमें से माइनस कर लेते हैं 1/4 से लेके 31/8, और वो भी करंट ईयर की सेल जो वाकई में 5 महीने में आपने की है। हमने इसको नाम दिया था एक्चुअल सेल का। तो ये बन जाती है शॉर्ट सेल। ये सेल होनी चाहिए थी, ये सेल आपकी हुई है तो शॉर्ट सेल आ जाती है। ये सेल में गिरावट है और इसी सेल्स में जो गिरावट आई है इसी के बेसिस पे हमने क्लेम निकाला था।
तो जो डीओपी आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है वो डीओपी आपने 2 बार चेक करना है। डीओपी प्रीवियस ईयर, उसको स्टैंडर्ड मान लो क्योंकि वो नॉर्मल सेल आपकी, उसमें ट्रेंड प्लस माइनस कर लो, एक्सपेक्टेड सेल आ गई, एक्चुअल सेल माइनस कर लो, शॉर्ट सेल आ गई। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, दूसरा स्टेप था जीपी रेशियो। इसका फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड। कई बार क्या होता है बेटे, मान लो स्टैंडिंग चार्जेस हैं 5 लाख के और जो बिजनेसमैन है वो रिस्क खेल जाता है, वो कहता है नहीं मैंने तो इंश्योरेंस कराना है 2 लाख का। इंश्योरेंस एजेंट कहता है कि आपके फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख के हैं, आप 2 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हो, आप कम इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो? वो कहता है किस्मत भी कोई बात है, आग थोड़ा ना लग जाएगी, तो हमने कुछ इंश्योरेंस करवा लिया, कुछ किस्मत पे छोड़ दिया, क्योंकि प्रीमियम कम हो जाता है। जितने इंश्योर्ड वैल्यू कम रखोगे उतना प्रीमियम भी कम जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, रिस्क ले जाते हैं, तो वो सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस को इंश्योर नहीं रखते, उसका पार्ट इंश्योर करवा लेते हैं। मतलब 3 लाख के जो हैं वो अनइंश्योर्ड रह गए इसमें। तो जब हम जीपी रेशियो निकालते हैं हम अनइंश्योर्ड को नहीं लेते। जब अनइंश्योर्ड का आपको क्लेम मिलना ही नहीं है तो हम इसको क्यों काउंट करें, सिर्फ इंश्योर्ड को लेना है। तो इसको डिवाइड किया था सेल से, तो ये जीपी रेशियो आ गई थी। ये भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ये भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी जीपी रेशियो हम निकाल रहे हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए। जब हमने शॉर्ट सेल ली थी तो स्टैंडर्ड सेल भी पिछले साल से ली थी और ये सारी चीज़ें भी पिछले साल से लेनी है आपने। और मैंने एक बात और बताई थी, इसको जीपी रेशियो क्यों बोल रहे हैं? जीपी रेशियो इसलिए बोल रहे हैं कि नेट प्रॉफिट में हम कुछ एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं। आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे तो जीपी आ जाएगा। लेकिन ये जीपी वो नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ये जीपी हमने झूठ मूठ में एक नाम दिया था। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ एक है कि अगर आप अपनी वर्किंग को शॉर्ट करना चाहते हो तो आप नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड बाय सेल्स, अगर ये अलग अलग रेशियो निकालोगे और इसको अलग अलग शॉर्ट सेल पे लगाओगे तो आपकी वर्किंग बहुत लेंथी हो जाएगी। जब इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो हमने इसको इकट्ठा करके एक रेशियो बना के कंसोलिडेट कर लिया था। मैंने आपको अभी भी बताया था प्रॉफिट पॉलिसी में 3 चीज़ें इंक्लूड हैं। क्या क्या? एक तो आपका नेट प्रॉफिट, एक आपके स्टैंडिंग चार्जेस और एक आपका तीसरा पार्ट क्या था, एडिशनल। तो हमने 2 चीज़ें तो यहीं कवर कर ली। नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस हमने सेल के बेसिस पे कॉमन निकाल लिया, एक रेशियो में कंसोलिडेट हो गए। आपको अलग अलग वर्किंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जीपी रेशियो होता नहीं है, झूठ मूठ का नाम देते हैं हम। तीसरा, फिर हमने शॉर्ट सेल ली और उस पर लगा दिया था जीपी रेशियो, तो ये हमारा लॉस ऑफ एनपी एंड स्टैंडिंग चार्जेस आ गया था। क्योंकि इस जीपी रेशियो के 2 हिस्से हैं तो 2 चीज़ों की रिकवरी आपने निकाल ली। जितनी आपकी सेल गिरेगी उतनी प्रॉफिट की रिकवरी गिरेगी, उतने स्टैंडिंग चार्जेस की रिकवरी गिरेगी। क्योंकि जब आप सेल नहीं कर पाओगे तो आपके खर्चे भी रिकवर नहीं होंगे, प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो ये 3 स्टेप्स इतने सिंपल थे बेटे हमारे। पहले स्टेप में शॉर्ट सेल निकाल लो, दूसरे में जीपी रेशियो निकाल लो और तीसरे में आप लॉस ऑफ एनपी और स्टैंडिंग चार्जेस निकाल लो। लेकिन आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, हम 3 तरह की सेल यूज़ कर चुके हैं। पहली सेल कौन सी थी? स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल का मतलब क्या है? डीओपी प्रीवियस ईयर। और एक हमारे पास थी एक्चुअल सेल, डीओपी करंट ईयर। और तीसरा हमारे पास है सेल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और एक सेल और हम यूज़ करते हैं, सबको पता है, ये कौन सा क्लास चल रही है, रिवीजन का काम है। चौथी वर्किंग एडिशनल एक्सपेंस की थी हमारी। एडिशनल एक्सपेंस में 1, 2 और 3 विच एवर इज लोअर पढ़ा था हमने, बोलो हाँ या ना। 1, 2 और 3 विच एवर इज लोअर आया था इसके अंदर। 1 क्या था? आप पता करो कि एक्चुअल में एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं आपके। जो दुकान आपने किराए पे ली है, जो खर्चे वर्चे आपने ये डिसऑर्गेनाइज पीरियड में फालतू में किए हैं, आपके एक्स्ट्रा में हो गए, पता करो कितनी अमाउंट है उसकी। इसमें रेंट हो सकता है, एडिशनल रेंट, सैलरी हो सकती है, एडिशनल सैलरी, कुछ भी खर्चा हो सकता है सर। या फिर सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेशियो। ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि ये हम क्यों ले रहे हैं। मान लो एडिशनल एक्सपेंसेस आपके हो गए हैं 20,000 रुपये के,
साथ में जो गली में जो दुकान किराए पे ली उसका किराया आपने 20,000 रुपये दे दिया। सर्वेयर कहता है मैं आपको ये किराया रिम्बर्स करने को तैयार हूँ, मेरे छोटे से क्वेश्चन का जवाब दे दो कि आपने ये जो दुकान ली किराए पे, यहाँ से कितने रुपए का माल बेचा। दुकानदार कहता है जी हमारी तो सारी सेल ही वहीं से हुई है भाई, 5 महीने हम अपने शोरूम से बाहर रहे, उस 5 महीने में जो माल बिका वो यहीं से बिका जिसका किराया दिया हमने। तो हमने बोला था अच्छा जितनी भी एक्चुअल सेल हुई है, जितनी भी एक्चुअल सेल हुई है वो ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस हुई है। वो कहता हाँ, एक्चुअल सेल कहाँ से देख रहे हो, वही अपना जो शॉर्ट सेल में थी, DOP करंट ईयर एक्चुअल सेल जितनी भी हुई है वो वहीं से हुई है। तो वो कहता है कितनी सेल की है आपने, हमने बोला जी 1 लाख रुपए की सेल की है। और आपका GP रेशो कितना है, हमने बोला जी GP रेशो तो ये हमारा 15% है। हमने बोला कितने रुपए कमाए वहाँ से, हमने बोला जी 15,000। तो सर्वेयर कहता है यार ये क्या बात हुई, 15,000 रुपये कमाने के लिए आपने 20,000 रुपये कैसे खर्च कर दिए, आप तो पैसे वेस्ट कर रहे हो। आपने दुकान का किराया दे दिया 20,000 और वहाँ से कमा के ला रहे हो आप 15,000 रुपये। तो इससे बढ़िया आप दुकान किराए पे लेते ना। अगर आप दुकान किराए पे नहीं लेते तो क्या होता, ये देखो, अगर आप दुकान किराए पे नहीं लेते तो एक्चुअल सेल यहाँ से माइनस नहीं होती, और ये जो शॉर्ट सेल है ये शॉर्ट सेल इसके बराबर आ जाती, हम आपको इस पर क्लेम दे देते। आपको सेल करने की ज़रूरत क्या थी, आपने तो एक्चुअल सेल करने के लिए जो दुकान किराए पे ली उसका भी बर्डन हमारे ऊपर डाल दिया। इससे बढ़िया तो ये था आप कोई काम करते ही ना, स्टैंडर्ड सेल होती उसमें ट्रेंड प्लस माइनस करते, आपका एक्सपेक्टेड सेल होता, एक्चुअल सेल आपकी 0 होती, तो हमारा क्लेम कम बनता। क्योंकि आपने जो एक्चुअल सेल का बेनिफिट यहाँ पे हमें दिया है, मेरी बात आप अभी तक क्लिक नहीं कर रही, मैंने आपको क्लास में बताया था कि एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम मिलता क्यों है। सर्वेयर को फ़ायदा होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड सेल में से एक्चुअल सेल माइनस करते हैं। यहाँ पे जब हम एक्सपेक्टेड में से एक्चुअल सेल माइनस करते हैं तो शॉर्ट सेल कम निकलती है, शॉर्ट सेल कम होने से ये वाला क्लेम कम हो गया। सर्वेयर बड़ा खुश होता है इस बात से कि बहुत बढ़िया आपने हमारा क्लेम कम कर दिया, आप बहुत मेहनती आदमी हो, आपने साथ वाली दुकान किराए पे लेके वहाँ से एक्चुअल सेल की वजह से शॉर्ट सेल कम हो गई, क्लेम कम हो गया। लेकिन जब उसको पता लगता है कि उस दुकान का किराया ले आया ये और वो किराया इसको ज़्यादा नुकसान दे रहा है, तो वो कहता है भैया हम तो विच एवर इज़ लोअर, मतलब ये ले लो हमसे जो आपकी इनकम बनती है। हम अब मान लो कल को आप 2 लाख रुपए का यहाँ पे रेंट दे दो, हम कहाँ से दे देंगे आपको। विच एवर इज़ लोअर का मतलब है, सर्वेयर ये कहने की कोशिश करता है कि आप वो पैसा खर्च करो जो प्रोडक्टिव है, हम आपको अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट नहीं देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट कंपेयर करवाना पड़ेगा कि आपने खर्च कितना किया और आपने कमाया कितना। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे कराए थे जिसमें कुछ लिखा होता था कि विदाउट द एडिशनल प्रीमाइसिस सेल वुड हैव बीन 50,000। अगर आप ये प्रीमाइसिस किराए पे नहीं भी लेते तो भी आपका ऑनलाइन 50,000 का माल तो बिक ही जाता। आपको दुकान आजकल तो ऑनलाइन का काम है, आपने वेबसाइट बना रखी है, कस्टमर आपको वेबसाइट से भी आते हैं। तो सर्वेयर कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ आपकी जो सेल है वो 50,000 ही मानी जाएगी। अगर आप दुकान किराए पे नहीं लेते तो 50,000 का माल तो ऑनलाइन ही बिक जाता आपका। दुकान में से कितना बेचा 50,000 का, तो फिर ये 7,500 रुपये वुड हैव बीन, ऐसे क्वेश्चंस किए थे हमने क्लास में। ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर सेल्स वुड हैव बीन दिस। अच्छा याद होना चाहिए आपको सारे क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यहाँ पे एक्चुअल सेल ले आते हैं, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन बता रहा है कि विदाउट दिस एक्सपेंडिचर सेल वुड हैव बीन दिस, बिना एक्सपेंडिचर के भी सेल हो सकती थी। तो फिर सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस निकालने के लिए हम उसका डिफरेंस लेते थे। हम ये देखना चाहते हैं कि हमने एडिशनल एक्सपेंस करके क्या कमाया, हमने खर्च कितने किए और हमें मिला क्या, ये कंपैरिजन कराते हैं यहाँ पे। फिर एक इक्वेशन और भी थी यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो क्या थी इक्वेशन, एडिशनल एक्सपेंस इनटू जीपी अपॉन जीपी प्लस अनइंश्योर्ड, जीपी अपॉन जीपी प्लस अनइंश्योर्ड। और मैंने इसको भी डिकोड करके समझाया था, जीपी का मतलब है एनपी प्लस स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड। तो फॉर्मूला बन गया ये फॉर्मूला बन गया पूरा। और मैंने बताया था कि ये है इंश्योर्ड और ये है इंश्योरेबल।
अगर मैं सारी चीज़ें जोड़ लेता हूँ तो ये इंश्योरेबल है, मतलब इतना इंश्योरेंस होना चाहिए और आपने इतना करवा रखा है। मान लो मेरे पास ये ऊपर वाला जो अमाउंट है ये 2 लाख आ रहा है, नीचे वाला 2.5 लाख आ रहा है, इसका मतलब आप 80% इंश्योरेंस पे काम कर रहे हैं। इंश्योर्ड बाय इंश्योरेबल, सुनाई था आपको पूरी कहानी। तो तीसरा अमाउंट हम ये देखते हैं कि जब आप 80% इंश्योरेंस पे काम कर रहे हो तो एडिशनल एक्सपेंसेस का भी आपको 80% ही वर्किंग मिलेगी। जब आप नॉर्मली सारा बिजनेस अपना इंश्योर करा के नहीं रखते तो एडिशनल एक्सपेंस पूरे कैसे दे सकते हैं आपको। तो इसका हमने ये अमाउंट निकाला था और विच एवर इज लोअर दिया था हमने यहाँ पे। और एक बात और बताई थी कि ये जो जीपी लेना ना आपने, ये जो जीपी आपने लेना है ये आपने लेना है एनुअल सेल्स पे, एनुअल सेल्स इनटू जीपी रेशियो। ये एनुअल सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स ड्यूरिंग 12 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हायर। डेट ऑफ हायर आपको क्वेश्चन में चेक करनी है और उसके बिल्कुल एग्जैक्टली 12 महीने पहले। और जब हम डेट ऑफ हायर से 12 महीने पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसमें कुछ पीरियड करंट ईयर का होगा और कुछ पीरियड प्रीवियस ईयर का होगा। 4 तरह की सेल हम लॉस ऑफ प्रॉफिट में इस्तेमाल करते हैं: स्टैंडर्ड सेल, एक्चुअल सेल, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सेल और एनुअल सेल। एनुअल सेल की कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपनी। वैसे तो क्वेश्चन में दे रखी होती है लेकिन कुछ क्वेश्चन में ये मिसिंग भी होती है। तो एनुअल सेल का जो ब्रेकअप होता है वो होता है कुछ पीरियड करंट ईयर का होता है और कुछ पीरियड प्रीवियस ईयर का होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में एनुअल सेल पे जीपी लेके इसकी वर्किंग बनानी होती है। 1 2 3 विच एवर इज लोअर। और फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हम आगे थे 5वें स्टेप में टोटल लॉस पे। टोटल लॉस का मतलब क्या था? लॉस ऑफ एनपी प्लस स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड। ये तो स्टेप 3 में आया था। स्टेप 4 में क्या निकाला हमने? एडिशनल एक्सपेंस 1 2 3 विच एवर इज लोअर। और फिर हम इसमें से माइनस करते हैं सेविंग्स, तो ये हमारा टोटल लॉस आ जाता है। सेविंग्स क्वेश्चन में दे रखी होती हैं आपको। सेविंग्स में 2 बातें ध्यान रखने लायक हैं। पहला, सेविंग्स सिर्फ इंश्योर्ड एक्सपेंसेस की लेनी है। नंबर 2, सेविंग सिर्फ और सिर्फ डीओपी की लेनी है। अगर आपको सेविंग पर एनम लिखी हो तो उसको डीओपी अगर 5 महीने तो 5/12 करके लेना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि सेविंग्स कितने पीरियड की बता रहा है। अगर डीओपी की बता रहा है तो फिर तो ठीक है, अगर आपको पूरे साल की बता रहा है तो आपको उसको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। ये हमारा टोटल लॉस आ गया। फिर हम आगे थे 6th पॉइंट में और वो था इंश्योरेंस क्लेम। और इसका फॉर्मूला था इंश्योर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल सेल इनटू टोटल लॉस। इसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज। और ये एवरेज क्लॉज कब लगाना है आपने? एवरेज क्लॉज आपने लगाना है, मान लो आपका इंश्योर्ड प्रॉफिट है, आपका इंश्योर्ड प्रॉफिट है 2 लाख का और आपका जीपी ऑन एनुअल सेल है 2.5 लाख। इसका मतलब ये है कि आप लेस इंश्योरेंस पे काम कर रहे हैं। आपका जीपी है 2.5 लाख पूरे साल का और आप इंश्योरेंस रखते हैं 2 लाख का। जब भी आपका इंश्योरेंस कम रहेगा, चाहे वो स्टॉक का केस है चाहे प्रॉफिट का केस है, स्टॉक में भी क्या बताया था, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक है ज़्यादा, इंश्योरेंस है कम, तो आप लगा दो एवरेज क्लॉज। वही चीज़ यहाँ बोल रहा हूँ, अगर आपका प्रॉफिट है ज़्यादा और इंश्योरेंस है कम, एवरेज क्लॉज लगेगा। अगर आप 80% इंश्योरेंस पे काम कर रहे हैं तो क्लेम भी 80% ही मिलेगा। और अगर उल्टा केस हो, मान लो इंश्योर्ड प्रॉफिट आपका 2.5 लाख है और जीपी ऑन एनुअल सेल 2 लाख है, तो हम ये बोलेंगे यार 2 लाख का प्रॉफिट है, इंश्योरेंस 2.5 लाख है, तो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कराते हो, तो आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको एवरेज क्लॉज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें हमने बेटे क्लास में पढ़ी थी और मैंने आपको पहले ये 6 स्टेप करवाए थे: शॉर्ट सेल, जीपी रेशो, लॉस ऑफ एनपी, स्टैंडिंग चार्जेस, फिर एडिशनल 1 2 3 विच एवर इज लोअर, फिर आपको टोटल लॉस, फिर क्लेम। 6 स्टेप कराने के बाद ढेरों क्वेश्चन कराए थे आपको मैंने, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट कम था और प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा था। थ्योरेटिकल पार्ट कम था और प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा था। मैं अगर आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाता हूँ, मान लो ये देखो, ये हमारा इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर है जो हमने क्लास में किया था। ये तो सब स्टॉक के क्वेश्चन है जी।
पहले हमने 26 क्वेश्चन किए थे ये स्टॉक वाले, फिर हम प्रॉफिट वाली पॉलिसी में आ गए थे। ये देखो जी, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। जो आपके 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनसे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 27वां, 28वां, 29वां। अच्छा, एक ये वर्डिंग बड़े ध्यान में रखने वाली है, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इस वर्डिंग का मतलब क्या है? इस वर्डिंग का मतलब है सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। एक तो ये वर्डिंग मिलेगी आपको। इसका मतलब क्या है? आपने एडिशनल एक्सपेंस करके, सेल्स को गिरने से बचा लिया। रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, आपने एडिशनल एक्सपेंस करके सेल को गिरने से बचा लिया। सेल को गिरने से बचाने का मतलब सेल बढ़ा लिया आपने अपनी, तो ये इनडायरेक्टली आपको सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस बता रहा है। इस पे सीधा जीपी रेशो लगाएंगे तो एडिशनल एक्सपेंस में काम आएगा ये आपको। ये तो बनी बनाई अमाउंट है, इस पे जीपी रेशो लगा दो आप। एक तो ये पॉइंट था। फिर मैं आपको क्वेश्चन की वर्डिंग चेक कराई देता हूँ। ये देखो, हमारे पास एक्चुअल टर्नओवर है डीओपी में और ये है 80,000 रुपये की। वैसे तो ये माना जाता है कि एडिशनल एक्सपेंस करके आपने ये सेल जनरेट की है, ये मानते हैं हम। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली 55,000 फॉर दिस एक्सपेंडिचर। अगर आप ये एक्सपेंडिचर नहीं करते, तो सेल आपकी सिर्फ 55,000 रुपये होती। वुड हैव बीन 55,000 बट नाउ इट इज़ 80,000। इसका मतलब ये 80,000 की सेल हुई है। अगर आप एक्सपेंडिचर नहीं करते तो ये 55,000 होती। तो इसका मतलब 25,000 की सेल आपने, इसको बोलेंगे सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, इस पे लगाएंगे जीपी रेशो। एक मैंने आपको ये केस कराया था। सत्ताईसवां, फिर इसके बाद 28वां, फिर ये हमारा 29वां, तीसवां, 31वां। ये देखो आप क्वेश्चन, मैं आपको अगर ये क्वेश्चन चेक कराऊं, इसमें देखो एडिशनल एक्सपेंस कितना है। द कंपनी इनकर्ड एन एडिशनल एक्सपेंस ऑफ 12,000 रुपीज़ टू मेक सेल्स पॉसिबल। 12,000 रुपये एडिशनल एक्सपेंस हुए हैं। आप सारा क्वेश्चन पढ़ लो, कहीं भी वो उल्टी सीधी वर्डिंग नहीं मिलेगी। ना तो रिडक्शन अवॉइडेड मिला, ना वुड हैव बीन मिला। तो इसका मतलब ये है, ये जो एक्चुअल सेल आपकी, ये वाली जो एक्चुअल सेल है, हम इस पे लगा देंगे जीपी रेशो और हम ये मान लेंगे कि ये सारी की सारी सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस है। ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो रिडक्शन अवॉइडेड बता दे या वुड हैव बीन बता दे। नहीं बता रहा तो एक्चुअल सेल को ही हम मान लेते हैं कि ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस है और इसको एडिशनल एक्सपेंस के वर्किंग नोट में यूज़ कर लेते हैं हम। प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो, मैं आपको क्लास नहीं, मैं क्लास नहीं ले रहा, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो कि सर क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो। क्या जिसने चैप्टर किया उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर आप इस क्लास से चैप्टर निपटाने की कोशिश करोगे, नहीं होना। सर जो हमने 8 लेक्चर में पढ़ा है वो 1-1.5 घंटे में कैसे हो जाएगा, मुझे बताओ आप। तो मैं आपको टच कर रहा हूँ सारी चीज़ें कि क्या क्या पढ़ के निकले हम। फिर ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। ये हैं क्वेश्चंस हमारे। मैं आप सारे बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट की इन वाले क्वेश्चंस में कमांड नहीं है ना, ये चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारे हाइब्रिड क्वेश्चंस हैं। हाइब्रिड क्वेश्चंस का मतलब
इसमें स्टॉक भी है और इसमें प्रॉफिट पॉलिसी भी है। जब भी आप रिवीजन करें तो मिक्स्ड क्वेश्चंस वाले सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने पेपर में करके जानी है। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, पीछे वाले जो पिद्दू क्वेश्चन है वो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे। मेहनत करनी है तो इस वाले सेक्शन में करना। और जब भी आप मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस का मतलब है एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर स्टॉक भी निकालना है और एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट पॉलिसी निकालनी है। तो इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ दो बातें हैं जो आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है। नंबर 1, एक तो हो सकता है आपको ट्रेंड की कैलकुलेशन करनी पड़े, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ट्रेंड मिसिंग होता है, सेल्स का ट्रेंड। तो सेल्स के ट्रेंड के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, एनुअल सेल की कैलकुलेशन, क्योंकि एनुअल सेल इसमें कुछ हिस्सा करंट ईयर का होता है और कुछ हिस्सा प्रीवियस ईयर का होता है। इसमें तो ट्रेंड लगेगा और इसमें ट्रेंड नहीं लगेगा। ये वर्किंग आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये सिर्फ प्रैक्टिस से पॉसिबल है। मैं जितना मर्जी आपको रिवाइज करा दूं, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस पे कमांड नहीं बनेगी। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस में दो ही मुद्दे हैं आपके लिए, एक तो ट्रेंड की कैलकुलेशन और दूसरा एनुअल सेल की कैलकुलेशन। और किसी किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड सेल की कैलकुलेशन भी करनी पड़ जाती है। इसके लिए आपको बेटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं इसमें आपको क्या रिवीजन कराऊंगा बताओ? मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा सकता हूँ, पॉइंट बता सकता हूँ। अगर आप बोलो जी क्वेश्चन दोबारा कराओ, क्वेश्चन दोबारा मेरे लिए करवाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने में 40-45 मिनट लग जाते हैं क्लास में, क्योंकि मुझे समझाना भी होता है। तो मैं आपको रिविजनरी क्लास में इतना हिंट दे सकता हूँ कि मिक्स्ड क्वेश्चन में 3 इश्यू आपके सामने आएंगे। 3 में से 2 मेजर हैं जो हर क्वेश्चन में आएंगे। एक तो ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा, ट्रेंड मिसिंग है तो ट्रेंड निकालो, एनुअल सेल मिसिंग है तो एनुअल सेल निकालो, और अगर स्टैंडर्ड सेल मिसिंग है तो ये भी निकालनी पड़ सकती। लेकिन 2 सेल्स आपको दे रखी होंगी हमेशा हर क्वेश्चन में, एक्चुअल सेल भी दे रखी होगी और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की सेल भी दे रखी होगी। पर ये मैक्सिमम कैलकुलेशन है जो आपको करनी पड़ सकती है। और ये सारे क्वेश्चन आपके बेस्ट हैं, चाहे वो 36 हो। 36 तो होमवर्क में गया था। 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 38 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 39 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ही तो क्वेश्चन थे, 4 ही तो मेन क्वेश्चन थे जो आपको करने हैं। और फिर हमने पढ़ा था सम इंश्योर्ड। कभी कभार क्वेश्चन ये कह देता है कि आप हमें ये बताओ कितने का इंश्योरेंस खरीदें। कभी कभार क्वेश्चन ये कह देता है कि क्लेम निकालना ठीक है, पर आप हमें ये बताओ हम कितने का इंश्योरेंस करवाएं। एक इंश्योरेंस एजेंट आया हमारे पास, दुकानदार के पास बैठा है, कहता है जी आप हमसे स्टॉक पॉलिसी ले लो, प्रॉफिट पॉलिसी। वो कहता ले तो ले, बता कितने का कराएं। तो प्रॉफिट पॉलिसी कितने की कराएं? तो प्रॉफिट पॉलिसी कितने की कराएं, इसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, इसके बराबर आपकी पॉलिसी इंश्योर होनी चाहिए। एडिशनल एक्सपेंसेस तो आपको तब पता लगते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस आपको तब पता लगते हैं जब आग लगती है और उसके बाद उस 4-5 महीने में आपको एक दुकान किराए पे लेनी पड़ गई, 2 एम्प्लॉय एक्स्ट्रा रखने पड़ गए, वो तो तब पता लगता है। एडिशनल एक्सपेंसेस की अमाउंट सर्टेन नहीं होती कि आग लगने के बाद कितने पैसे एडिशनली खर्च होंगे, लेकिन 2 बातें कन्फर्म्ड होती हैं। नेट प्रॉफिट ये प्रीवियस ईयर से समझा जा सकता है, स्टैंडिंग चार्जेस प्रीवियस ईयर से समझे जा सकते हैं। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस को जोड़ देता हूँ, इंश्योर्ड वैल्यू आ जाएगी। अब बिजनेसमैन को डिसाइड करने दो कि उसने कितना इंश्योरेंस करवाना है, ये मैक्सिमम है। तो नेट प्रॉफिट में स्टैंडिंग चार्जेस जोड़ दो तो इंश्योर्ड वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये हमने क्लास में क्वेश्चन नंबर 41 किया था, जिसमें 6 केस थे और हमने इन 6 केसेस के अंदर इंश्योर्ड वैल्यू निकलवाई थी।
कि इंश्योर्ड वैल्यू निकालो। ये 6 केस दे रखे थे और हमने इसमें क्या किया था, सेल माइनस किया था वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये आ गया था हमारा कंट्रीब्यूशन। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक प्रॉफिट और एक स्टैंडिंग चार्जेस। तो हमने माइनस कर दिया था इसमें से अनइंश्योर्ड। जितने स्टैंडिंग चार्जेस आपने इंश्योर नहीं कराने वो बाहर करा दो, आंसर आ गया आपका। ये क्वेश्चन किया था हमने क्लास में, इंपॉर्टेंट था। ये वर्किंग थी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था जिसमें कि जब हमने स्टॉक को रिवाइज़ किया था तो 8 कॉन्सेप्ट थे, प्रॉफिट को रिवाइज़ किया था तो 6 स्टेप्स थे। लेकिन जब हम 6 स्टेप्स के बाद सिंपल क्वेश्चन करके बाहर आते हैं तो मिक्स्ड क्वेश्चन ही हमारे मेन क्वेश्चंस हैं। और मिक्स्ड क्वेश्चंस में बच्चे को एनुअल सेल और ट्रेंड और एक आपका वो स्टैंडर्ड सेल, ये 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमने कैसे निकाली थी, क्योंकि वो बिना इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन के बाद समय में आती नहीं है। तो वो प्रैक्टिस आपको करवाई हुई है। इश्यू आपके 3 ही रहते हैं उनके अंदर। और फिर ये पॉलिसी का कितना इंश्योरेंस कराना चाहिए, ये वर्किंग थी हमारे पास। ये पूरा चैप्टर हमने ये 41-42 क्वेश्चंस में कवर किया हुआ था। ये देखो आप, इसमें शायद एक क्वेश्चन और भी है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद ये सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। ये पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चन है 43, ये सब रिपीटेटिव हैं। ये सब रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, नया कुछ नहीं था। 43, 44, अच्छा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा। ये ऊपर वाला भी 10 नंबर का था, देखो आप। ये 2019 में आया, नवंबर 2019 में 10 नंबर का आया। नवंबर 20 में आया 10 नंबर का। ओहो हो। फिर जनवरी 21 में आया। नवंबर 21 का पेपर जनवरी 21 में होता कोरोना की वजह से, है ना। नवंबर 21 में, इसका मतलब हर नवंबर में पेपर आता है इसका। नवंबर 19 में क्वेश्चन आया, नवंबर 20 में आया, नवंबर 21 में आया, नवंबर 22 में भी आ सकता है, नवंबर 23 में भी आ सकता है। अच्छा, मतलब क्वेश्चन जो हैं नहीं जी, नहीं, फिर जुलाई में भी आया। ये चीज़ है इसमें। टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं बेटे? टोटल है 46 क्वेश्चन। ठीक है जी, प्लीज़ आप ज़रा क्वेश्चन केयरफुली कर लेना। देखो, प्रैक्टिस आपको करनी है, चैप्टर आपको तैयार करना है, पेपर आपको देने हैं। मैं जितनी मर्जी पेन ले लूँ आपके लिए, जितना मर्जी आपको रिवीजन करा लूँ, अल्टीमेट प्रैक्टिस आपकी है बेटे। तो प्लीज़ 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 प्रैक्टिस करें, प्लीज़ 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 प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जितने हमारे इस पूरे चैप्टर में अच्छे क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन सिंपल लग रहा है तो देख के निकाल दो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो क्वेश्चन आसान है वो हो जाएगा, वो आपको सुख देगा, खुशी देगा, पेपर में नहीं आएगा। जो क्वेश्चन लेंदी है, जो टफ है, उसकी प्रैक्टिस करो, उसमें टाइम लगाओ। आसान वाले को देख के निकाल दो। अरे क्वेश्चन देख के पता लग जाता है इसमें कोई पॉइंट है भी कि नहीं है तो चलो आगे, पॉइंट है तो रुक जाओ। और कोशिश करो रिवीजन थोड़ा सा तेजी से करो। आप अपना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में स्पीड बढ़ाओ अपनी। 3 घंटे में पेपर पूरा करना है हमने। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। मैं इसके बाद ब्रांच रिवाइज कराऊंगा आपको।